बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेंटल सीमेंट्स की क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि कितने सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू डेंटल सीमेंट्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, और हमने उसमें समझा था कि मेकीब की बेसिस पे अगर डेंटल सीमेंट्स को क्लासिफाई किया जाए तो डेंटल सीमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है उनमें प्रेजेंट किसी केमिकल कंपोनेंट की बेसिस पे या फिर कोई केमिकल कंपाउंड ऐसा जो कि सेटिंग रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रहा हो, इसकी बेसिस पे डेंटल सीमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। और डेंटल सीमेंट को क्लासिफाई किया जाता है 4 कैटेगरीज में, जिसमें आती है सीमेंट बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड, सीमेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटेलिक चेलेट कंपाउंड्स, सीमेंट बेस्ड ऑन पॉली एसिड्स एंड रेजिन बेस्ड सीमेंट्स। तो अब हम इन हर कैटेगरी को, यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन है जिसे अब हम फॉलो करने वाले हैं, जिसे अभी अभी मैंने आपको बताया है, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा था, इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी कैटेगरीज है डेंटल सीमेंट्स की, अब हम उन्हें वन बाय वन समझेंगे। तो सबसे पहली कैटेगरी डेंटल सीमेंट की जो कि अब हम समझने वाले हैं वो है सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड। यानी कि इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड्स कौन से सीमेंट्स होते हैं, इस कैटेगरी में कौन कौन से सीमेंट्स आते हैं, और इस कैटेगरी में जो भी डेंटल सीमेंट्स आते हैं उनकी क्या कॉम्पोजिशन है, क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या मैनिपुलेशन है, सेटिंग रिएक्शन है, क्या एप्लीकेशन है, इन सारे एस्पेक्ट को हम डिटेल में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और यही हमारे इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव भी है, सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड्स को समझना कि फॉस्फोरिक एसिड बेस्ड सीमेंट्स क्या होते हैं, और इस कैटेगरी में जो भी डेंटल सीमेंट्स आते हैं उनकी कॉम्पोजिशन, सेटिंग रिएक्शन, मैनिपुलेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन को हम डिटेल में समझेंगे। तो अब सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड्स में कौन से सीमेंट्स आते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड्स में वो डेंटल सीमेंट्स आते हैं जिनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में फॉस्फोरिक एसिड एज अ मेन केमिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं और अच्छे से इस कैटेगरी को डिफाइन करूँ या बहुत अच्छे से इस कैटेगरी को एक्सप्लेन करूँ तो आप इस कैटेगरी को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड में वो डेंटल सीमेंट्स आते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन में फॉस्फोरिक एसिड एज अ मेन केमिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, जो कि ड्यूरिंग सेटिंग रिएक्शन रिएक्ट करता है किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ। जब ये फॉस्फोरिक एसिड किसी सेटिंग रिएक्शन के दौरान बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है, एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, फॉस्फेट सॉल्ट्स बनते हैं जिनकी लो सॉलिबिलिटी होती है। यानी कि सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड की कैटेगरी में वो डेंटल सीमेंट्स आते हैं जिनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में फॉस्फोरिक एसिड एज अ मेन केमिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है, जो कि ड्यूरिंग सेटिंग रिएक्शन रिएक्ट करता है किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ, और एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है, फॉस्फेट सॉल्ट्स बनते हैं जिनकी लो सॉलिबिलिटी होती है। तो ये जो कैटेगरी है सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड की, इसमें 3 तरीके के सीमेंट्स आते हैं: जिंक फॉस्फेट सीमेंट, सिलिको फॉस्फेट सीमेंट, कॉपर फॉस्फेट सीमेंट। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को क्वेश्चन जहन में आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी सिलिकेट सीमेंट कर चुके हैं, कि सिलिकेट सीमेंट में भी तो मेन केमिकल कॉम्पोजिशन में फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और जो है वो फॉस्फोरिक एसिड सोडियम आलमनस सिलिकेट क्लास के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है और सॉल्ट्स बनते हैं उसके सेटिंग रिएक्शन में। तो सिलिकेट सीमेंट्स को इस कैटेगरी में क्यों नहीं डाला हुआ, सिलिकेट सीमेंट को सीमेंट बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड की कैटेगरी में क्यों नहीं डाला हुआ? सिलिकेट सीमेंट को मेकेब बुक में इसलिए सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड के चैप्टर में या इस टॉपिक में या इसके साथ इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया हुआ क्योंकि सिलिकेट सीमेंट्स को जो था वो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया था एज अ फिलिंग मटेरियल, यानी कि टूथ स्ट्रक्चर को रीस्टोर करने के लिए, फिल करने के लिए। तो इसलिए इन्होंने सिलिकेट सीमेंट्स को जो है वो रेस्टोरेटिव मटेरियल्स यानी कि डायरेक्ट फिलिंग मटेरियल्स के साथ जो है वो एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड में एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। लेकिन अगर सिलिकेट सीमेंट किसी भी डेंटल सीमेंट की कैटेगरी में आएंगे तो वो यही कैटेगरी होगी, सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड। हम सबसे पहले समझेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट को। तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक फॉस्फेट जो है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीमेंट्स है, यानी कि ये पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, ये अभी भी यूज़ होता है लेकिन इसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं रहा जितना ये पहले यूज़ होता था। पहले इसे हर एप्लीकेशन के लिए, चाहे कैविटी लाइनर हो, कैविटी बेस हो, ल्यूटिंग एप्लीकेशन हो, जिंक फॉस्फेट सीमेंट को यूज़ किया जाता था। अब जिंक फॉस्फेट सीमेंट को जो है वो काफ़ी हद तक रिप्लेस कर दिया है ग्लास आयनोमर सीमेंट,
और जो है वो रेजिन बेस्ड सीमेंट में, जो कि अभी हम आगे जाके देखेंगे कि क्यों रिप्लेस कर दिया है, किस तरह से रिप्लेस कर दिया है, लेकिन स्टिल ये जिंक फॉस्फेट सीमेंट अभी भी यूज़ होता है अपनी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्लिनिकल सक्सेस की वजह से और गुड हैंडलिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो अब हम समझना स्टार्ट करते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट को। तो सबसे पहले समझते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट की कॉम्पोजिशन को। तो कॉम्पोजिशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट हमेशा दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में आते हैं, पाउडर और लिक्विड। पाउडर की सेपरेट बॉटल आती है, लिक्विड की सेपरेट बॉटल आती है। एक तो इस तरह से डिस्पेंस किया जाता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट को, यानी कि पाउडर की सेपरेट बॉटल होती है, लिक्विड की सेपरेट बॉटल होती है। और ये जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट है ये इनकैप्सुलेटेड मटीरियल्स की फॉर्म में भी आते हैं। इनकैप्सुलेटेड मटेरियल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इनकैप्सुलेटेड मटेरियल्स क्या होते हैं। कैप्सूल होती है जिसमें पाउडर और लिक्विड दोनों प्रेजेंट होता है। ये पाउडर और लिक्विड सेपरेट हुआ होता है इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब आप इस कैप्सूल को, जिसमें दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट हैं और वो इम्परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट हुए हुए हैं, जब आप इसे मैकेनिकल मिक्सिंग डिवाइस में प्लेस करते हैं तो वो मैकेनिकल मिक्सिंग डिवाइस इस कैप्सूल को वाइब्रेट करती है। ये मेम्ब्रेन जो होती है वो शैटर हो जाती है, जो पाउडर और लिक्विड उस कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो इनकैप्सुलेटेड मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट जो कि इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में आते हैं, इसका फ़ायदा यही होता है कि प्रोपोर्शनिंग जो है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने की होती है। मिक्सिंग मैकेनिकली कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मिक्स होता है, रिप्रोड्यूसिबल मिक्स बनता है, कम टाइम में एक बहुत ही अच्छा मिक्स मिल जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, इतना ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट्स मैनुअल जिनको मिक्स करना होता है, जो कि सेपरेट पाउडर और लिक्विड की बॉटल में आते हैं, ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते एज कम्पेयर टू इनकैप्सुलेटेड मटीरियल्स। यहाँ पे अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिस्पेंस किए जाते हैं, पाउडर और लिक्विड। पाउडर की कॉम्पोजिशन में जो मेन केमिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है वो है जिंक ऑक्साइड, यानी कि 90% जो पाउडर में प्रेजेंट होता है वो जिंक ऑक्साइड होता है और ये मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, यानी कि ये सेटिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। 10% जो है वो दूसरे मेटालिक ऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है या कोई और ऑक्साइड जो है वो इनमें प्रेजेंट होता है 10%। लेकिन 90% पाउडर में जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है एज अ मेन केमिकल इंग्रेडिएंट, जो कि पार्टिसिपेट करता है सेटिंग रिएक्शन में। इसी तरह से जब लिक्विड की कॉम्पोजिशन देखते हैं तो लिक्विड में प्रेजेंट होता है एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, यानी कि 50 to 60% कंसनट्रेशन किसकी होती है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। और इसके साथ लिक्विड में ऐड किए जाते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एज अ बफर्स, यानी कि 10% एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है वो एज अ बफर ऐड किए जाते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन्होंने एल्युमिनियम फॉस्फेट और जिंक फॉस्फेट लिखा हुआ है। वो इसलिए लिखा हुआ है कि आप लिक्विड में ऐड करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एज अ बफर। लेकिन ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होते हैं ये एज अ बफर कैसे एक्ट करते हैं, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं और एल्युमिनियम फॉस्फेट और जिंक फॉस्फेट बना देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पीएच स्टेबलाइज हो जाती है और फॉस्फोरिक एसिड की जो रिएक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। अभी जब हम आगे जाके सेटिंग रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो बफर्स होते हैं, ये जो एसिड की रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी होता है एसिड की रिएक्टिविटी को रिड्यूस करना, यानी कि इनकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस करना फॉस्फोरिक एसिड की, वो अभी हम सेटिंग रिएक्शन में समझेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये जिंक फॉस्फेट की कॉम्पोजिशन क्लियर हो गई होगी। अब डिस्कस करते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट के सेटिंग रिएक्शन को। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को डिस्पेंस किया जाता है पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में। पाउडर में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो जिंक ऑक्साइड है और लिक्विड में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो कि सेटिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो है फॉस्फोरिक एसिड। या तो इनकैप्सुलेटेड मटेरियल होंगे तो मैकेनिकली मिक्सिंग डिवाइस में आप मिक्स करते हैं, या फिर अगर आपने मैनुअली मिक्स करना है यानी कि सेपरेट लिक्विड और पाउडर की बॉटल्स हैं आपके पास तो आप उन्हें मैनुअली मिक्स करते हैं। लेकिन जैसे ही पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं रिएक्शन स्टार्ट होता है। वो कौन सा रिएक्शन होता है, एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है। एसिड बेस्ड रिएक्शन किसके बीच में होता है, फॉस्फोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड के बीच में, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड के बीच में एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है और क्या फॉर्म होता है, जिंक फॉस्फेट फॉर्म होता है। आई होप कि आपको यहाँ पे ये क्लियर हो रहा होगा
कि जब भी आप पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट के, तो जिंक ऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में से एसिड बेस रिएक्शन होता है और जिंक फॉस्फेट सॉल्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो सरफेस लेयर होती है जिंक ऑक्साइड पाउडर पार्टिकल्स की, यानी कि पाउडर पार्टिकल्स से 90% क्या है, जिंक ऑक्साइड है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेटिंग रिएक्शन में। तो ये जो जिंक ऑक्साइड के जो पाउडर पार्टिकल्स होते हैं, इनकी जो सिर्फ सरफेस लेयर होती है, यानी कि अगर पाउडर पार्टिकल्स हैं तो सिर्फ सरफेस लेयर जो होती है पाउडर पार्टिकल्स की, ये रिएक्ट करती है एसिड के साथ और सॉल्ट बनाती है। तो फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि अनरिएक्टेड कोर्स, यानी कि अनरिएक्टेड जो जिंक ऑक्साइड के पाउडर पार्टिकल्स होते हैं वो बाइंड हुए होते हैं फॉस्फेट सॉल्ट के मैट्रिक्स से। आई होप कि यहाँ पे आपको सेटिंग रिएक्शन क्लियर हो गया होगा कि जैसे ही पाउडर एंड लिक्विड को मिक्स करते हैं, जिंक ऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होता है और फॉस्फेट सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है फॉस्फोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड के पाउडर पार्टिकल के बीच में, इसमें जो सरफेस लेयर होती है जिंक ऑक्साइड के पाउडर पार्टिकल्स की, से वही रिएक्ट करती है फॉस्फोरिक एसिड के साथ और फॉस्फेट सॉल्ट बनाते हैं। तो फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड के जो पाउडर पार्टिकल्स होते हैं वो बाइंड हुए होते हैं, वो होल्ड हो रहे होते हैं टुगेदर बाय फॉस्फेट सॉल्ट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ आपको कि ये जो रिएक्शन होता है जिंक ऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में, ये बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, और एक्सोथर्मिक होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। और हीट रिलीज़ होने की वजह से क्या होता है कि हीट रिलीज़ हो रही है तो एक तो वैसे ही रिएक्शन ये वाला बहुत रैपिड होता है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक भी होता है। ये हीट रिलीज़ होती है तो हीट रिलीज़ होने की वजह से ये रिएक्शन और रैपिड हो जाता है और फास्ट हो जाता है। तो इसीलिए इनकी कॉम्पोजिशंस में क्या किया जाता है कि लिक्विड में बफर ऐड किए जाते हैं। तो बफर का काम ये होता है कि ये पीएच को स्टेबलाइज करते हैं और फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, ताकि ये स्लोली रिएक्ट करे जिंक ऑक्साइड के साथ। ताकि स्लोली रिएक्ट करेगा तो आपको वर्किंग टाइम मिलेगा, यानी कि वो टाइम मिलेगा जिसमें आप मटेरियल को सही से मिक्स कर सकें, अडेप्ट प्लेस करवा सकें, मिक्स कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर सकें। क्योंकि अगर रिएक्शन जैसे ही आपने पाउडर लिक्विड को मिक्स किया, अगर इतना रैपिड रिएक्शन है कि वो फ़ौरन ही सेट हो गया, तो आपको तो एडिक्वेट वर्किंग टाइम मिला ही नहीं उस मटेरियल को सही से प्लेस करने का। तो इसीलिए लिक्विड में बफर्स ऐड किए जाते हैं और पाउडर की कॉम्पोजिशन में दूसरे मेटालिक ऑक्साइड ऐड किए जाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है 10%, दूसरे मेटालिक ऑक्साइड ऐड किए जाते हैं जो कि पाउडर की रिएक्टिविटी को कम करते हैं, ताकि सेटिंग रिएक्शन जो है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाए और एडिक्वेट वर्किंग टाइम जो है वो मिल सके। आई होप कि यहाँ पे आपको सेटिंग रिएक्शन और कॉम्पोजिशन अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो कॉम्पोजिशन में डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है जिंक ऑक्साइड के पाउडर और लिक्विड में, वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट की मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स को, यानी कि मैनिपुलेशन को, कि किस तरह से जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मैनिपुलेट किया जाता है डेंटल एप्लीकेशंस के लिए। तो मैनिपुलेशन की जब बात करते हैं कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है पाउडर लिक्विड रेशो का, कि कौन सा पाउडर लिक्विड रेशो जो है वो यूज़ किया जाए, या क्या पाउडर लिक्विड रेशो जो है वो यूज़ किया जाता है। जिंक फॉस्फेट सीमेंट की बात करें या आगे जाके जितने भी डेंटल सीमेंट्स पढ़ने वाले हैं, आपने अपना ये जहन क्लियर कर लेना है कि पाउडर लिक्विड रेशियो जो है वो किसी भी डेंटल सीमेंट का, चाहे वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट हो या आगे जो भी डेंटल सीमेंट हम पढ़ने वाले हैं, वो डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आप जो है वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट को या किसी भी डेंटल सीमेंट को कैविटी लाइनिंग या कैविटी बेस की एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हाई पाउडर लिक्विड रेशियो रखा जाता है। हाई पाउडर लिक्विड रेशियो का मतलब ये होता है कि पाउडर ज़्यादा होता है और लिक्विड जो है वो कम होता है। हाई पाउडर लिक्विड रेशियो यानी कि 3.5:1 का रेशियो यूज़ किया जाता है। जब इस रेशियो पे आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट या किसी भी सीमेंट को मिक्स करते हैं एज अ कैविटी लाइनिंग और एज अ कैविटी बेस यूज़ करने के लिए, तो उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ही थिक पुटी लाइक कंसिस्टेंसी होती है, जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब भी जिंक फॉस्फेट सीमेंट या किसी भी डेंटल सीमेंट को आपने कैविटी लाइनिंग या कैविटी बेस के तौर पे यूज़ करना होता है, तो हाई पाउडर लिक्विड रेशियो यूज़ किया जाता है। हाई पाउडर लिक्विड रेशियो यूज़ करते हैं ताकि पुटी लाइक कंसिस्टेंसी थिक सीमेंट जो है वो आपके पास फॉर्म हो। थिक जो है वो आपने मिक्स करना होता है कैविटी लाइनिंग और कैविटी बेस के लिए, जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट या किसी भी डेंटल सीमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं।
यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट का पाउडर लिक्विड रेशो डिपेंड कर रहा होता है कि किस एप्लीकेशन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। अगर कैविटी लाइनिंग और कैविटी बेस के लिए जिंक फॉस्फेट सीमेंट को यूज़ करना है तो पाउडर लिक्विड रेशो क्या रखा जाता है, 3.5:1, और इस तरह का मिक्स बनता है। पुटी लाइक कंसिस्टेंसी जो है वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट की बनती है जब भी आपने इसे कैविटी लाइनिंग और कैविटी बेस के तौर पर यूज़ करना होता है। अब यहाँ पे एक और आ जाता है कि ल्यूटिंग पर्पस के लिए, यानी कि जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट या किसी भी डेंटल सीमेंट को ल्यूटिंग के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो फ्लूइड मिक्स करते हैं, यानी कि पाउडर लिक्विड रेशो कम रखा जाता है। पाउडर लिक्विड रेशो कम रखने का मतलब ये है कि पाउडर की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती है और लिक्विड की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है, यानी कि आप फ्लूइड मिक्स करते हैं जब भी आपने जिंक फॉस्फेट सीमेंट को ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना होता है। जिंक फॉस्फेट सीमेंट हो या कोई सा भी सीमेंट हो, जब भी आपने उसे ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ करना होता है तो लो पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स करते हैं। लो पाउडर लिक्विड रेशो पे क्यों मिक्स करते हैं? ताकि सीमेंट फ्लो करे जब भी आप वो अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेसेस को सीड करा रहे हो। अब इस पॉइंट को समझने के लिए मैं दोबारा से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो ल्यूटिंग से रिलेटेड जो है वो रिवाइज करवाती हूँ आपको, कि हमने ल्यूटिंग में डिस्कस किया था कि ल्यूटिंग बेसिकली क्या होती है, कि जितने भी अप्लायंसेस रेस्टोरेशन या प्रोसेसेस जिन्हें लेबॉर्ट्री में फैब्रिकेट किया जाता है उन्हें टूथ स्ट्रक्चर से अडेयर करवाने के लिए या बॉन्ड करवाने के लिए डेंटल सीमेंट को यूज़ करते हैं। जैसे आप इस फर्स्ट इमेज में देख सकते हैं कि ये एक क्या है, क्राउन है जिसे लेबॉर्ट्री में बनाया गया है। इसे इस टूथ स्ट्रक्चर पे प्लेस करना है, तो इस टूथ स्ट्रक्चर और इस क्राउन को आपस में बॉन्ड करवाने के लिए यूज़ किया जाता है डेंटल सीमेंट को एज अ ल्यूटिंग एजेंट। तो ये जो स्टेप होता है बॉन्ड कराने का इसे ल्यूटिंग कहा जाता है, और जो डेंटल सीमेंट यूज़ होते हैं इसके लिए उन्हें ल्यूटिंग सीमेंट या ल्यूटिंग एजेंट कहा जाता है। यानी कि ल्यूटिंग के पर्पस के लिए आप डेंटल सीमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो हमने हमने रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेंटल सीमेंट्स वाले लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेसेस को जो है वो डेंटल सीमेंट के थ्रू जो है वो टूथ स्ट्रक्चर से अडहेयर करवाया जाता है। तो उसमें हमने जो था वो ये देखा था कि क्या किया जाता है कि ये जो भी अप्लायंस है रेस्टोरेशन है प्रोसेसेस है इसे इस टूथ स्ट्रक्चर पे अडहेयर करवाने के लिए आप क्या करते हैं कि इस अप्लायंस प्रोसेसेस या रेस्टोरेशन की एक सरफेस हमेशा हॉलो होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनर सरफेस हमेशा हॉलो होती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि आप डेंटल सीमेंट को मिक्स करते हैं, फ्लूइड कंसिस्टेंसी में मिक्स करते हैं, यानी कि लो कंसिस्टेंसी में मिक्स करते हैं एंड देन उसे प्लेस कर देते हैं इसकी इनर सरफेस पे। एंड देन इस रेस्टोरेशन प्रोसेसेस या अप्लायंस, जैसे कि यहाँ पे क्राउन शो हो रहा है, इस क्राउन को आप क्या करते हैं टूथ स्ट्रक्चर पे सीड करवाते हैं। तो टूथ स्ट्रक्चर पे सीड किस तरह से करवाएंगे कि टूथ स्ट्रक्चर पे जब सीड करवाते हैं तो क्या होता है कि जो भी डेंटल सीमेंट एक्स्ट्रा डेंटल सीमेंट होता है वो एक्स्ट्रा डेंटल सीमेंट जो है वो बाहर निकल जाता है, फ्लो कर जाता है, और एक बहुत ही थिन लेयर जो है वो सीमेंट की प्रेजेंट होती है बिटवीन टूथ और उस अप्लायंस या रेस्टोरेशन के जो कि आप उस टूथ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो अब आप खुद ही इमेजिन करें कि अगर इस डेंटल सीमेंट की कंसिस्टेंसी या विस्कोसिटी या बहुत ही थिक सीमेंट होगा, ये डेंटल सीमेंट जिसे आप ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप इस अप्लायंस यानी कि इस रेस्टोरेशन को टूथ स्ट्रक्चर पे सीड करवा रहे होंगे तो अगर सीमेंट बहुत ज़्यादा थिक होगा तो एक्स्ट्रा सीमेंट निकलेगा ही नहीं, और जब एक्स्ट्रा सीमेंट निकलेगा नहीं तो ये वाली जो अप्लायंस है रेस्टोरेशन है या प्रोसेसेस है ये इस टूथ स्ट्रक्चर पे सही से सीड ही नहीं कर सकेगी। तो इसीलिए ल्यूटिंग के पर्पस के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आप सीमेंट को यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को या कोई भी डेंटल सीमेंट है उससे लो पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स करें ताकि वो अच्छे से फ्लो करे जब आप रेस्टोरेशन प्रोसेसेस या अप्लायंस को टूथ स्ट्रक्चर पे सीड करवा रहे हों। तो इसलिए ल्यूटिंग पर्पस के लिए पाउडर लिक्विड रेशो लो रखा जाता है। कहीं पे मेंशन है बुक में कि 1.5:1 या 1:1 का रेशो रखा जाता है ल्यूटिंग पर्पस के लिए। यानी तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से जिंक फॉस्फेट को मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट को। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पाउडर लिक्विड रेशो। पाउडर लिक्विड रेशो क्या होता है? पाउडर लिक्विड रेशो डिपेंड करता है कि किस एप्लीकेशन के लिए आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं। अगर कैविटी लाइनिंग और कैविटी बेस के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर लिक्विड रेशो 3.5:1 रखा जाता है, यानी कि मटेरियल को आप पुटी लाइक कंसिस्टेंसी में मिक्स करते हैं।
लेकिन जब भी आप जिंक फॉस्फेट को ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो फ्लूइड मिक्स किया जाता है, यानी कि लो पाउडर लिक्विड रेशो रखा जाता है, ताकि वो डेंटल सीमेंट जब आप उस अप्लायंस प्रोसेसिस या रेस्टोरेशन जैसे तो स्ट्रक्चर से ज्वाइन करवाने के लिए यूज़ कर रहे हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट को एज ए ल्यूटिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप उस प्रोसेसिस अप्लायंस या रेस्टोरेशन को तो स्ट्रक्चर पे सीड करवा रहे हो तो वो डेंटल सीमेंट अच्छे से फ्लो कर सके और वो अप्लायंस या रेस्टोरेशन या प्रोसेसिस सही से सीड कर सके तो स्ट्रक्चर पे। और यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से थिन जो है वो मिक्स किया जाता है ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए जिंक फॉस्फेट सीमेंट को। यहाँ पे बुक में इन्होंने एक पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि जितने भी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, क्लिनिशियंस होते हैं, वो ऐसे आइडियल रेशो नहीं फॉलो कर रहे होते कि 3.5:1 का करना है, ल्यूटिंग के लिए 1:1 या 1.5:1 का करना है। वो एक्सपीरियंस से जो है वो जज करना शुरू हो जाते हैं, वो कंसिस्टेंसी देखते हैं सीमेंट की कि अच्छा कैविटी लाइनिंग और कैविटी बेस के लिए यूज़ करना है तो वो इस तरह का कंसिस्टेंसी का मिक्स करेंगे, और जब उन्हें इस तरह की कंसिस्टेंसी मिल जाएगी तो वो जो है वो अपनी मिक्सिंग को स्टॉप कर देते हैं। फिर जब अगर वो ल्यूटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा थिन मिक्स करते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस से जज कर रहे होते हैं, उसकी सीमेंट की जो है वो कंसिस्टेंसी को देख रहे होते हैं, ना कि रेशो को जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। इनिशियली जब आप सीमेंट यूज़ करते हैं तो आप एग्जैक्ट जो है वो प्रोपोर्शन या रेशो फॉलो करते हैं जो कि आपको पता होता है या फिर जो मैन्युफैक्चरर ने एडवाइस किया हुआ होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक में इन्होंने बताया हुआ है कि लो पाउडर लिक्विड रेशो, यानी कि जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को लो पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स करेंगे, यानी कि पाउडर कम है और लिक्विड जो है वो ज़्यादा है, जब भी ऐसे रेशो पे आप जो है वो सीमेंट को मिक्स करेंगे तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट इस तरह का बनेगा कि जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी, सॉलिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे और पल्प को इरिटेशन भी जो है वो ज़्यादा करेगा ऐसा सीमेंट। यानी कि वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट जिसे आप लो पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स करते हैं उसकी स्ट्रेंथ कम होती है और उसमें सॉलिबिलिटी और पल्प को इरिटेट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहीं पे अभी आपके जहन में फ़ौरन से एक क्वेश्चन आया होगा कि हमने तो अभी डिस्कस किया कि ल्यूटिंग की एप्लीकेशन के लिए पाउडर लिक्विड रेशो जो है वो लो रखा जाता है, मतलब उसके लिए तो लो रखना है क्योंकि हमें जो है वो फ्लूइड सीमेंट चाहिए जो कि फ्लो कर सके जब आप अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेस को सीड करवा रहे हो तो स्ट्रक्चर पे। तो ये एग्जैक्टली ल्यूटिंग सीमेंट के लिए आप पाउडर लिक्विड रेशो को लो ही रखते हैं, क्योंकि अगर आपने पाउडर लिक्विड रेशो को ज़्यादा रख दिया तो उसका कंसिक्वेंसेस जो है वो ज़्यादा जो है वो डैमेजिंग है। क्योंकि अगर आपने पाउडर लिक्विड रेशो ज़्यादा रख दिया है जिंक फॉस्फेट सीमेंट का जब आप उसे ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ल्यूटिंग एप्लीकेशन में आपने क्या करना है कि जो प्रोसेसिस अप्लायंस या रेस्टोरेशन है जो कि लेबॉर्ट्री में बनाई है उसे तो स्ट्रक्चर से अटैच करवाना है। तो अगर पाउडर लिक्विड रेशो ज़्यादा रख दिया तो वो इतना थिक सीमेंट होगा, इतना ज़्यादा थिक सीमेंट होगा कि एक्स्ट्रा सीमेंट निकलेगा ही नहीं, और वो एक्स्ट्रा सीमेंट जो है वो अप्लायंस और तो स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होगा, और ये जो अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेसेस जो आपने तो स्ट्रक्चर पे लगानी है ये सही से सीट ही नहीं कर सकेगी, सही से अडेप्ट ही नहीं होगी, सही से बॉन्ड ही नहीं कर सकेगी। तो इसीलिए ल्यूटिंग के लिए आप लो पाउडर लिक्विड रेशो को यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपने वो रेशो यूज़ नहीं किया तो जिस पर्पज़ के लिए आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं वो फुलफिल ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ल्यूटिंग के लिए लो पाउडर लिक्विड रेशो यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए हमेशा पाउडर लिक्विड रेशो जो है वो लो रखा जाता है, ताकि जिस पर्पस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वो जो रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेसेस है उसे तो स्ट्रक्चर पे सीड करवा सकें, अच्छे से बॉन्ड करवा सकें, अटैच करवा सकें, वो पूरा हो सके। इसलिए ल्यूटिंग पर्पस के लिए लो पाउडर लिक्विड रेशो यूज़ करते हैं। लेकिन जब भी कैविटी लाइनिंग के तौर पे यूज़ करना हो, कैविटी बेस के तौर पे यूज़ करना हो, तो हमेशा जो है वो हाई पाउडर लिक्विड रेशो यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जिंक फॉस्फेट सीमेंट को जो है वो मिक्स किया जाता है। जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स करने के लिए ये इस तरह का स्टेनलेस स्टील का सीमेंट स्पैचुला इसे कहा जाता है, यानी कि ये स्टेनलेस स्टील का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे सीमेंट स्पैचुला कहते हैं, वो यूज़ किया जाता है। और ग्लास स्लैब को जो है वो आप यूज़ करते हैं, यानी कि ये दो इंस्ट्रूमेंट्स ग्लास स्लैब और ये सीमेंट स्पैचुला आपको चाहिए होता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स करने के लिए। तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स करते कैसे हैं? जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स करने के लिए सबसे पहले आप पाउडर को डिस्पेंस करते हैं ग्लास स्लैब पे। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इन्होंने पाउडर्स को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि इंक्रीमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है।
तो अभी हम समझेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, ग्लास स्लैब लेना है, सीमेंट स्पैचुला लेना है और जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट का जो पाउडर है उसे डिस्पेंस कर लेना है ग्लास स्लैब पे। और उस पाउडर को आपने इस तरह से पोर्शंस में या इंक्रीमेंट्स में जो है वो डिवाइड कर देना है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। जब आप इस तरह से पाउडर को डिस्पेंस कर दें, उसे पोर्शंस में डिवाइड कर दें, तो फिर आप जो है वो लिक्विड को डिस्पेंस करते हैं ग्लास स्लैब पे। और मिक्सिंग किस तरह से करते हैं, आपके पहले आपने जो पाउडर है जिसे आपने डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस में या स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, स्मॉल पोर्शंस में जो है वो डिवाइड कर दिया है, तो क्या किया जाता है कि इंक्रीमेंट्स में मिक्स करते हैं। सबसे पहले आप एक पोर्शन को सीमेंट में लेकर जाएंगे, उसे मिक्स करेंगे, फिर दूसरे पोर्शन को लेके जाएंगे, उसे मिक्स करेंगे, फिर इस तरह से आप तीसरा इंक्रीमेंट लेके जाएंगे, फोर्थ इंक्रीमेंट लेके जाएंगे, फिफ्थ एंड देन फाइनल इंक्रीमेंट। इस तरह से आप जो है वो पाउडर को लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट से मिक्स किया जाता है। यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को लिए आपको सीमेंट स्पैचुला चाहिए, ग्लास स्लैब चाहिए, ग्लास स्लैब पे आपने पाउडर लिया और पाउडर को डिफरेंट इंक्रीमेंट्स में डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड कर दिया फिर आपने लिक्विड को डिस्पेंस किया और एक एक इंक्रीमेंट को आपने जो है वो लिक्विड में मिक्स किया। और लिक्विड में मिक्स करते हुए आप इस तरह से करते हैं, एक ही छोटे से एरिया पे यूं मिक्स नहीं कर रहे होते, आप बड़े एरिया पे, वाइडर एरिया पे ऐसे ऐसे करके जो है वो मिक्स करते हैं। क्यों करते हैं वो अभी मैं सब आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इंक्रीमेंटली क्यों मिक्स कर रहे हैं, वाइडर एरिया पे क्यों मिक्स कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। और जो था वो जैसे ही आप एक एक इंक्रीमेंट करके जो है वो लिक्विड में मिक्स करते जाते हैं, जब सारा ये जो पाउडर होता है लिक्विड में मिक्स हो जाता है, आपके पास कंप्लीट एक जो है वो मिक्स मास बनकर आ जाता है जिसमें कोई अब सेपरेट लिक्विड या पाउडर के कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट। जब आपने कंप्लीटली मिक्स कर लिया तो मिक्स जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने एक्स्ट्रा मिक्सिंग नहीं करते रहना है, क्योंकि जब मिक्सिंग कंप्लीट हो जाती है जिंक फॉस्फेट सॉल्ट बनना शुरू हो जाते हैं। और अगर उसके बाद भी आप मिक्सिंग करते रहेंगे तो ऐसा जो मिक्स होता है सीमेंट का, जिंक फॉस्फेट सीमेंट का, वो वीकेंड हो जाता है। तो इसलिए एक बार जब कंप्लीटली सीमेंट मिक्स हो जाए तो उससे जो भी फंक्शन परफॉर्म करना है वो कर लें, उससे और मिक्स नहीं करते रहे। यानी कि ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी, ओवर मिक्सिंग से सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ वीकेंड हो जाती हैं, सीमेंट वीकेंड हो जाता है। मिक्सिंग को स्टॉप कर देना होता है जैसे ही सारा पाउडर जो है वो लिक्विड में इनकॉर्पोरेट हो जाए। और आपने जो है वो मिक्स करना होता है कूल ग्लास स्लैब पे। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ग्लास स्लैब कूल होना चाहिए लेकिन बिलो द ड्यू पॉइंट भी नहीं जाना चाहिए। अब मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों यहाँ पे ये तीन चीज़ें बोली हैं मिक्सिंग के दौरान, के पाउडर को इंक्रीमेंट्स पे ऐड करें, वाइड सरफेस एरिया पे जो है वो मिक्स करें और कूल ग्लास स्लैब पे जो है वो मिक्स करें। यहाँ पे मैं फिर से सेटिंग रिएक्शन के उस पॉइंट पे जाऊँगी कि हमने अभी पढ़ा था जिंक फॉस्फेट सीमेंट में कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट का जो सेटिंग रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। अगर आपने ऐसे किया कि ये ग्लास स्लैब है, आपने यहाँ पे पाउडर निकाला और यहाँ पे आपने लिक्विड निकाला और सारा पाउडर आपने एक साथ लिक्विड में मिक्स कर दिया, तो क्या होगा जब आप एक साथ सारा पाउडर लिक्विड में मिक्स कर देंगे तो एक तो फॉस्फोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन भी बहुत रैपिड होता है, बहुत तेज़ी से साथ होगा, एक्सोथर्मिक होता है, हीट रिलीज होगी। जो हीट रिलीज होगी वो रिएक्शन को और रैपिड कर देगी और फास्ट कर देगी और सारे का सारा मटेरियल जब एक साथ मिक्स होगा, एक साथ जिंक फॉस्फेट सॉल्ट बनेंगे और वो एक साथ जल्दी सेट हो जाएगा। तो आपको इतना वर्किंग टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि आप उसे सही से मैनिपुलेट कर सकें, जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे प्लेस कर सकें, अपना डिज़ायर्ड फंक्शन परफॉर्म कर सकें। तो इसीलिए इंक्रीमेंटली मिक्स किया जाता है। इंक्रीमेंटल मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि आपने जैसे कि पाउडर यहाँ पे प्रेजेंट है इंक्रीमेंट्स में एंड देन आपके पास जो है वो यहाँ पे लिक्विड है, आप पाउडर के एक एक इंक्रीमेंट को, यानी कि पहले आपने फर्स्ट इंक्रीमेंट डाला फिर आपने इसे लिक्विड में मिक्स कर दिया और जब आप वाइड सरफेस एरिया पे मिक्स करेंगे ऐसे ऐसे करके, तो सबसे पहले तो इंक्रीमेंटली मिक्स करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप एक इंक्रीमेंट को मिक्स करेंगे तो इतना एक इंक्रीमेंट को मिक्स करने पे इतना जिंक फॉस्फेट सॉल्ट बनेगा ही नहीं कि उसकी विस्कोसिटी इतनी इंक्रीज हो कि वो सेट होने की तरफ जा सके। फिर आप दूसरा इंक्रीमेंट मिक्स करेंगे तो स्लाइटली सी विस्कोसिटी बढ़ेगी। फिर जब आप फाइनल इंक्रीमेंट मिक्स करेंगे तो कंप्लीट मटीरियल जो है वो मिक्स हो जाएगा और सेटिंग की तरफ जाएगा। तो यानी कि इंक्रीमेंटली मिक्स करने से क्या होता है कि सेटिंग को आप डिले कर देते हैं और वर्किंग टाइम आपका इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए पाउडर को जो है वो हमेशा क्या किया जाता है, जिंक फॉस्फेट सीमेंट के पाउडर को इंक्रीमेंट्स में मिक्स करते हैं लिक्विड में। और दूसरा अभी मैंने बताया कि क्या करते हैं कि उसे वाइड सरफेस एरिया पे मिक्स करते हैं। वाइड सरफेस एरिया पे क्यों मिक्स करते हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो रिएक्शन होता है फॉस्फोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड पाउडर का, ये एक्सोथर्मिक होता है।
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है कि हीट रिलीज होती है। तो अगर कम एरिया पे हीट रिलीज होगी, यानी कि मैं सीमेंट को ऐसे ऐसे मिक्स कर रही हूँ और हीट रिलीज हो रही है, तो सारी हीट क्या है, एक ही जगह पे कंसंट्रेट हो रही है। तो जब हीट एक ही जगह पे सीमेंट में ही कंसंट्रेट हो रही है तो क्या होगा कि सीमेंट का रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा, हीट की वजह से और रैपिड हो जाएगा। तो जब आप लार्ज सरफेस एरिया पे सीमेंट को मिक्स करते हैं तो हीट डिसिपेट हो जाती है, थोड़ी सी इस एरिया पे चली जाएगी, थोड़ी सी इस एरिया में, थोड़ी सी इस एरिया में। तो सीमेंट का इटसेल्फ टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ेगा, और क्योंकि अगर सीमेंट का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका रिएक्शन और रैपिड हो जाता है। तो इसलिए वाइड एरिया पे मिक्स करते हैं। और फिर जो एक पॉइंट है कि कूल ग्लास स्लैब पे मिक्स करते हैं, यानी कि इस ग्लास स्लैब को कूल करके मिक्स करते हैं। तो कूल ग्लास स्लैब करने का भी यही फ़ायदा होता है कि जब आपने ग्लास स्लैब को कूल डाउन किया हुआ होता है, कूल किया हुआ होता है, तो जो भी हीट रिलीज़ हो रही होती है जब जिंक ऑक्साइड और फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं, उसमें जो हीट रिलीज़ हो रही होती है, तो वो जो कूल ग्लास स्लैब की वजह से वो हीट डिसिपेट हो जाती है और सेटिंग रिएक्शन फास्ट नहीं हो पाता और आपको इंक्रीज वर्किंग टाइम जो है वो मिलता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई है कि ड्यू पॉइंट से बिलो नहीं लेकर जाना होता, यानी कि आपने ग्लास स्लैब को कूल डाउन करना है लेकिन ड्यू पॉइंट से बिलो नहीं जाना। क्योंकि ड्यू पॉइंट क्या होता है, ड्यू पॉइंट पे या ड्यू पॉइंट से नीचे, ड्यू पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे या जिससे नीचे क्या होता है कि जो एयर में या एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर या लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो लिक्विड वेपर्स की फॉर्म से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर इस ग्लास स्लैब का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से बिलो हो जाए तो जो भी एयर या इन्वायरमेंट में आपके पास मॉइस्चर प्रेजेंट है वो मॉइस्चर वेपर से कन्वर्ट होकर लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ग्लास स्लैब पे कंडेंस हो जाएगी। तो अगर ग्लास स्लैब का टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से बिलो होगा तो होगा क्या कि मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से या एयर से ग्लास स्लैब पे आ जाएगी, और ग्लास स्लैब पे आप क्या कर रहे हैं, जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं। तो अगर जिंक फॉस्फेट सीमेंट में जो है वो ये वाटर चला गया जो कि कंडेंस हो रहा है मॉइस्चर से या सराउंडिंग एयर से, अगर ये मॉइस्चर ये वाटर जो है वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स करते हुए उसमें मिक्स हो गया, तो ये जो वाटर होता है ये इसकी सेटिंग प्रॉपर्टीज़ को भी बहुत डिटेरिएट कर देता है, अफेक्ट करता है, और इसकी जिंक फॉस्फेट सीमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसलिए ग्लास स्लैब को कूल डाउन करना होता है, लेकिन बिलो द ड्यू पॉइंट कूल डाउन नहीं करते, क्योंकि बिलो द ड्यू पॉइंट अगर कूल डाउन कर दिया तो मॉइस्चर में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो वाटर लिक्विड की फॉर्म में कंडेंस होना शुरू हो जाता है ग्लास स्लैब की सरफेस पे, और ये अगर जिंक फॉस्फेट सीमेंट में मिक्स हो गया तो उसकी सेटिंग प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। तो इसीलिए जिंक फॉस्फेट सीमेंट को इस तरह से इंक्रीमेंट्स में मिक्स करते हैं, वाइड सरफेस एरिया पे मिक्स करते हैं और कूल ग्लास स्लैब पे मिक्स करते हैं। आई होप कि ये सारे रीजंस आपको क्लियर हो गए होंगे। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट दो तरह की फॉर्म में आते हैं, कि आपके पास प्री इनकैप्सुलेटेड फॉर्म में आते हैं, यानी कि इनकैप्सुलेटेड मटेरियल की फॉर्म में आते हैं, कैप्सूल्स होते हैं जिसमें पाउडर और लिक्विड दोनों प्रेजेंट होता है, उन्हें मैकेनिकली मिक्स करते हैं 5 to 10 सेकेंड्स के लिए, और जो है वो ये आपके पास बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही अच्छा मिक्स होता है, रिप्रोड्यूसिबल मिक्स होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, टाइम एफिशिएंट है मैकेनिकल मिक्सिंग, लेकिन ये कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता इतना। उसके अगेंस्ट आपके पास आते हैं मैनुअल मिक्सिंग के लिए, जिसमें पाउडर और लिक्विड की सेपरेट बॉटल्स आती हैं। तो जब भी आप पाउडर और लिक्विड की सेपरेट बॉटल्स आती हैं, यानी कि जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मैनुअली मिक्स कर रहे होते हैं, यानी कि आपने जिंक फॉस्फेट का पाउडर और लिक्विड को सेपरेट लिया हुआ है जिसे आपने खुद मैनुअली मिक्स करना है, तो वहाँ पे लिक्विड की बॉटल को बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना होता है। तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड की बॉटल को आपने बहुत ही केयरफुली हैंडल करना होता है। लिक्विड की बॉटल को क्यों केयरफुली हैंडल करना होता है, यानी कि जब भी आप लिक्विड को हैंडल करें तो इस तरह से करना होता है हैंडल कि आपने जब लिक्विड को डिस्पेंस करना है, यानी कि ग्लास स्लैब पे उसे निकालना है, तो आप बॉटल खोलते हैं, लिक्विड को निकालते हैं और फ़ौरन से उसके कैप को बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर आपने इसके कैप को फ़ौरन बंद नहीं किया है, इसका कैप खुला रह गया है बहुत ज़्यादा देर तक, तो उस लिक्विड में या तो वाटर लॉस हो सकता है, यानी कि उस लिक्विड में जो वाटर अपना जो वाटर प्रेजेंट है वो लॉस हो सकता है, या फिर एक्स्ट्रा वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट से आ सकता है। डिपेंड कर रहा होता है कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है या ह्यूमिडिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट है जिसमें आपने जो है वो लिक्विड की बॉटल की कैप खुली रह गई है आपसे,
तो क्या होता है कि वाटर एवापोरेट हो जाता है, फॉस्फेटिक एसिड जो है वो आपके पास क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, फॉस्फेट की क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और आपका पूरा लिक्विड जो है वो डिस्कार्ड करना पड़ता है, क्योंकि लिक्विड जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, आपको डिस्कार्ड करना पड़ता है। लेकिन अगर जो था वो लिक्विड की कैप की बॉटल ओपन रह जाए और इन्वायरमेंट से मॉइस्चर उसके अंदर चला जाए, तो भी लिक्विड जो है वो आपके पास जो है वो आपको डिस्कार्ड करना होता है, क्योंकि अगर वाटर लॉस हो रहा है या फिर गेन हो रहा है लिक्विड में, दोनों सूरतों में उसकी सेटिंग और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिटेरियोरेट हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत माइनर सी क्वांटिटी में अगर वाटर लॉस या ऐड हुआ है तो कोई मसले की बात नहीं है, ज़रा सी भी अगर क्वांटिटी में ऐड हुआ है या लॉस हुआ है उस लिक्विड में से वाटर, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिटेरियोरेट हो जाती हैं और वो लिक्विड जो है वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए लिक्विड की बॉटल को आपने किस तरह से यूज़ करना होता है कि हमेशा लिक्विड की बॉटल को टाइटली क्लोज करके रखना होता है। जब आपने इसे डिस्पेंस करना होता है तब आप इसे ओपन करते हैं और पहले पाउडर को डिस्पेंस करते हैं, फिर लिक्विड को डिस्पेंस करते हैं और डिस्पेंस करते हुए आपने बॉटल खोली, जितना लिक्विड चाहिए था उसे निकाला और फिर से दोबारा से टाइटली जो है वो क्लोज कर देते हैं। क्योंकि अगर लिक्विड की बॉटल जो है वो एनवायरनमेंट से या एटमॉस्फेयर से खुली रह गई और उससे बहुत देर तक कांटेक्ट में रह गई, तो या तो वाटर लॉस हो जाता है या फिर उसमें वाटर गेन हो जाता है, डिपेंड कर रहा होता है सराउंडिंग टेम्परेचर पे। लेकिन वाटर गेन हो या लॉस हो, बेशक माइनर क्वांटिटी में हो, सीमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सेटिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कम्प्लीटली डिटेरियोरेट हो जाती हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि सेटिंग रिएक्शन जो होता है, जो कि फॉस्फोरिक एसिड और जिंक ऑक्साइड के बीच में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो हीट रिलीज हो रही होती है वो फर्दर रिएक्शन को जो है वो फास्ट कर रही होती है, उसे और ज़्यादा रैपिड कर रही होती है। तो इसीलिए नीड होती है कि ये जो हीट है इसे डिसिपेट किया जाए, ताकि इसे जो है वो थोड़ा सा कंसनट्रेट नहीं होने दिया जाए सीमेंट में, इसे डिसिपेट किया जाए, इसे रिमूव किया जाए सीमेंट की जगह से, ताकि वर्किंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो सके। तो इसलिए वर्किंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जाते हैं कि सीमेंट को आप मिक्स करते हैं वाइड एरिया में, यानी कि बड़े एरिया पे ऐसे ऐसे करके सीमेंट को मिक्स करेंगे एज़ कम्पेयर टू इस तरह से कि एक ही जगह पे मिक्स कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक ही जगह पे मिक्स करेंगे तो सारी हीट आपकी क्या है, एक ही सीमेंट में ही कंसनट्रेट हो रही है। जब आप लार्ज सरफेस एरिया पे सीमेंट को मिक्स करते हैं तो वो जो हीट सीमेंट से रिलीज़ हो रही होती है वो उस एरिया में डिसिपेट हो जाती है। फिर आप इंक्रीमेंटली मिक्स करते हैं, उससे भी वर्किंग टाइम इंक्रीज़ होता है। थिक ग्लास स्लैब से वर्किंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा और कूल ग्लास स्लैब से भी वर्किंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट की वर्किंग टाइम को कैसे कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये हैं वो 4 मेजर्स जिनके थ्रू वर्किंग टाइम को इंक्रीज़ किया जा सकता है। आई होप कि यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वर्किंग टाइम को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें जब हम मिके बुक को जो स्टूडेंट्स रीड कर रहे होते हैं सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड में, जब फॉस्फेट सीमेंट्स को जिंक फॉस्फेट सीमेंट को रीड कर रहे होते हैं, तो मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स के लास्ट में जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, जिसे अब यहाँ पे मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपके लिए एक्सप्लेन कर दूँगी। उन्होंने कहा हुआ है कि जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट या कोई भी दूसरा सीमेंट जिसे आप ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसके वर्किंग टाइम को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट और किसी भी डेंटल सीमेंट को ल्यूटिंग के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप उसके वर्किंग टाइम को फर्दर इंक्रीज़ कर सकते हैं। और वो किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था कि डेंटल सीमेंट जिसे आप ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं वो क्या होता है बेसिकली, कि कोई भी जो अप्लायंस डेस्टिनेशन या प्रोसेसेस जिसे आपने लेबॉर्ट्री में बनाया है उसे टूथ स्ट्रक्चर से अडहेयर करवाना होता है। यानी कि ये प्रोसेसेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्राउन, इसे टूथ स्ट्रक्चर से अडहेयर कराना है और उसके लिए आप डेंटल सीमेंट यूज़ करते हैं। तो डेंटल सीमेंट जैसे आप ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी वर्किंग टाइम को एक और तरीके से प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। यानी कि अब मुझे ये वाली प्रोसेसेस, यानी कि ये क्राउन है, इसे टूथ स्ट्रक्चर से अडहेयर करवाना है। तो आपने डेंटल सीमेंट प्लेस करने के 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस टूथ स्ट्रक्चर की सरफेस पे डेंटल सीमेंट लगा दूं और फिर क्राउन को प्लेस कर दूं, या फिर इस क्राउन में जो है, जो कि मेरे पास हाथ में है, जो कि रूम टेम्परेचर पे है, उसमें डेंटल सीमेंट जो है वो डालूं और फिर उसे जो है वो टूथ स्ट्रक्चर पे सीड करवाऊं। तो हम जो मेथड चूज़ करते हैं या जो मेथड रिकमेंड किया जाता है वो ये किया जाता है कि आप डेंटल सीमेंट को मिक्स करने के बाद वो जो क्राउन जो या जो प्रोसेसेस अप्लायंस या रेस्टोरेशन है जो कि रूम टेम्परेचर में आपके हाथ में, जैसे आपने उस टूथ स्ट्रक्चर पे अप्लाई करना है, जिसे आपने अडहेयर करवाना है टूथ स्ट्रक्चर से डेंटल सीमेंट के थ्रू, आप डेंटल सीमेंट को उस ही रेस्टोरेशन प्रोसेसेस या अप्लायंस पे अप्लाई करते हैं। क्योंकि वो जो रेस्टोरेशन प्रोसेसेस या अप्लायंस जिसे टूथ स्ट्रक्चर से अडहेयर करवाना
है वो किस पे है, रूम टेम्परेचर पे, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जो टूथ स्ट्रक्चर है जिस पे जाके वो प्रोस्थेसिस अप्लायंस के रेस्टोरेशन में सीड करना है, जिसे आपने उस पर लगाना है, और वो माउंट टेम्परेचर पे, अब माउंट टेम्परेचर क्या होता है आपके पास 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो माउंट टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से डेंटल सीमेंट जल्दी सेट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास ये क्राउन है जिसे आपने इस टूथ स्ट्रक्चर पे लगाना है, और आपने डेंटल सीमेंट को क्या किया, इस टूथ स्ट्रक्चर पे जो था वो अप्लाई कर दिया, एंड देन आप क्राउन को सीड करवा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इस टूथ स्ट्रक्चर पे डेंटल सीमेंट को अप्लाई करेंगे, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये डेंटल सीमेंट जल्दी सेट होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आप इस क्राउन को कम्प्लीटली सीट ही ना करवा सकें, और आपका जो ये डेंटल सीमेंट है वो सेट हो जाए, और जब वो सेट हो जाएगा तो सही से फ्लो नहीं करेगा, और आपका जो ये क्राउन है ये सीट ही नहीं कर सकेगा, आप इसे सही से लगा ही नहीं पाएंगे हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि माउंट टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो मटेरियल जो डेंटल सीमेंट होगा वो जल्दी सेट हो जाएगा। तो इसीलिए ये किया जाता है कि जब आप डेंटल सीमेंट को मिक्स करने के बाद आप इसे क्राउन पे लगाते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जो भी रेस्टोरेशन प्रोस्थेसिस या अप्लाइंस होती है उसकी कोई हॉलो साइड होती है। तो यहाँ पे जो हम क्राउन की एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप देखें कि इसकी जो इनर सरफेस होती है ये हॉलो होती है। तो आप डेंटल सीमेंट को मिक्स करते हैं, और इस मिक्स करने के बाद इस डेंटल सीमेंट को आप इस क्राउन की फिटिंग सरफेस या हॉलो सरफेस पे जो है वो अप्लाई कर देते हैं। और क्राउन क्या है, अभी आपके हाथ में रूम टेम्परेचर पे, जब आप इस पे अप्लाई कर देते हैं, फिर आप इस क्राउन को जो है वो टूथ स्ट्रक्चर पे सीट करवाते हैं। तो यानी कि पहले वो रूम टेम्परेचर पे था, फिर वो रूम टेम्परेचर से माउंट टेम्परेचर पे जाता है, तो आपको थोड़ा सा वर्किंग टाइम ज़्यादा मिल जाता है आराम से क्राउन को सीट करवाने का, उसे एडजस्ट करने का, उसे प्रॉपरली प्लेस करने का। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट या कोई भी डेंटल सीमेंट जैसे आप ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसके वर्किंग टाइम को प्रोलॉन्ग करने के लिए क्या किया जाता है कि डेंटल सीमेंट को टूथ स्ट्रक्चर की सरफेस पे अप्लाई नहीं करते, बल्कि जो प्रोस्थेसिस अप्लाइंस या रेस्टोरेशन जो कि आपके हाथ में जो कि रूम टेम्परेचर पे है उस पर अप्लाई किया जाता है, ताकि आपको ज़्यादा वर्किंग टाइम मिले और मटेरियल जल्दी सेट ना हो। उसके साथ इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है कि ये जो ल्यूटिंग जो सीमेंट आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये जो अप्लायंस है या रेस्टोरेशन या प्रोस्थेसिस है, इसे तो स्ट्रक्चर से ज्वाइन करने के लिए इस सीमेंट की स्पेस बनाई जाती है जब आप उस रेस्टोरेशन प्रोस्थेसिस या अप्लायंस को बना रहे होते हैं लेबॉर्ट्री में, तो इस सीमेंट की स्पेस बनाई जाती है। अब फॉर एग्जांपल कि अब आप दोनों एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास जो भी इनडायरेक्ट रेस्टोरेशंस हैं, यानी कि जो कि लेबॉर्ट्री में रेस्टोरेशन बनाई जाती हैं, वो दो चीज़ों से बनाई जाती हैं। या तो आप बनाते हैं कास्ट रेस्टोरेशन यानी कि मेटल या एलॉय से, चाहे वो पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल हो या फिर पूरी जो है वो मेटल की रेस्टोरेशन हो, या फिर जो है वो बनाई जाती है पोर्सलिन से यानी कि कम्प्लीटली सेरेमिक से बनाई जाती है। यही दो तरीके हैं जिनके थ्रू इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन प्रोस्थेसिस या अप्लायंस लेबॉर्ट्री में बनाई जाती हैं। तो सीमेंट की स्पेस किस तरह से क्रिएट की जाती है, तो जब भी आप कोई कास्ट रेस्टोरेशन बना रहे होते हैं, कास्ट रेस्टोरेशन का मतलब कि जो भी रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेसेस जो कि आप मेटल या एलॉय से बनाते हैं, तो पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल में भी क्या होता है कि इनिशियली जो सब स्ट्रक्चर होता है उसका इनर पार्ट होता है वो भी तो मेटल से ही बना हुआ होता है, कास्ट होता है वो। तो जब भी आप पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल कोई रेस्टोरेशन बना रहे हो या कास्ट रेस्टोरेशन बना रहे हो, तो उसमें डेंटल सीमेंट की स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये तो स्ट्रक्चर है, इस पर मुझे क्राउन बनाना है मेटल का यानी कि कास्ट रेस्टोरेशन बनानी है, तो इसमें आपने जो था वो क्या किया, सबसे पहले इंप्रेशन लिया, इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के बाद आपने मॉडल पोर किया, मॉडल पोर करने के बाद आपने इससे मॉडल जब बनकर आ गया तो आपने ये वाला तो जिस पे आपने क्राउन बनाना है इसे आपने मॉडल से कट कर लिया, यानी कि आपके पास डाई बनकर आ गई। तो इस डाई पे क्योंकि मुझे कास्ट रेस्टोरेशन बनानी है तो वैक्स पैटर्न करना है, वैक्स पैटर्न पे बनाना है पहले उस रेस्टोरेशन को, तो वैक्स पैटर्न बनाने से पहले आप यहाँ पे क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं वार्निश को या डाई स्पेसर को। वार्निश और डाई स्पेसर की मल्टीपल कोटिंग अप्लाई की जाती है जिसकी थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 माइक्रोमीटर बननी चाहिए, क्योंकि इतनी स्पेस आपको डेंटल सीमेंट के लिए चाहिए होती है। तो आप मल्टीपल कोट्स जो है वो डाई स्पेसर और वार्निश के लगाते हैं और फिर उसके ऊपर आप जो है वो पूरा वैक्सअप करते हैं क्राउन का, वैक्स से पूरा पैटर्न बनाते हैं उस क्राउन का। तो ये जो आपने डाई स्पेसर और ये जो वार्निश से स्पेस बनाई है ये बाद में सीमेंट ऑक्युपाई करता है कास्ट रेस्टोरेशन और पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल रेस्टोरेशन में। इस तरह से सीमेंट की स्पेस बनाई जाती है। ये हमने कास्टिंग के प्रोसेस में भी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे भी जाके समझ सकते हैं।
फिर अगर आप कोई रेस्टोरेशन बना रहे हैं कम्प्लीटली पोर्सलिन से, तो उसमें डेंटल सीमेंट की स्पेस कैसे बनाते हैं, सेम होता है कि आपके पास ये डाई जो कि आपने मॉडल से कट किया है, उसमें पोर्सलिन का वर्कअप करने से पहले आप प्लैटिनम फॉयल लगा देते हैं, प्लैटिनम फॉयल लगा देते हैं एंड देन उसके ऊपर पोर्सलिन से आप क्राउन या जो भी रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेस बनानी है वो बना लेते हैं, और वो प्लैटिनम फॉयल जो है वो बाद में रिमूव कर देते हैं। तो वो जो प्लैटिनम फॉयल आपने लगाया था वो बेसिकली डेंटल सीमेंट की स्पेस होती है, जो कि बाद में डेंटल सीमेंट ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरह से डेंटल सीमेंट की ये स्पेस बनाई जाती है। और बुक में इन्होंने जो ये चैप्टर है जिंक फॉस्फेट सीमेंट जहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके मैनिपुलेटिव वेरिएबल के लास्ट में वो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस तरह से स्पेस बनाई जाती है। और ये जो ल्यूटिंग सीमेंट्स होते हैं इन्हें आपने इतनी क्वांटिटी में प्लेस करना होता है ताकि ये जो सीमेंट स्पेस आपने बनाई है इसे कम्प्लीटली जो है वो फिल कर दें, कम्प्लीटली कवर कर दें। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में भी आपने सीमेंट नहीं डाल देना होता कि इतना ज़्यादा सीमेंट आपने डाल दिया कि एक्सेस निकल ही नहीं पा रहा और बहुत थिक सीमेंट जो है वो रेस्टोरेशन और अप्लायंस के बीच में आ गया है। क्योंकि जब ज़्यादा अप्लायंस के बीच में आके आपने स्पेस क्या बनाई है, 30 to 40 माइक्रोमीटर सीमेंट की बनाई है, तो अगर सीमेंट की थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, 60-70 माइक्रोमीटर हो जाएगी, तो वो अप्लायंस या रेस्टोरेशन या प्रोसेस जिसे स्ट्रक्चर से अटैच करना है वो सही से सीट ही नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए जो है वो ल्यूटिंग सीमेंट को उस स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए जो कि आपने क्रिएट की है रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेस के बनाते वक्त, और उसे सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है वो प्लेस करना चाहिए। आई होप कि यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट और किसी भी दूसरे सीमेंट को ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उसके वर्किंग टाइम को फर्दर प्रोलॉन्ग करने के लिए क्या किया जाता है कि डेंटल सीमेंट को टूथ स्ट्रक्चर पे प्लेस नहीं करते बल्कि उस रेस्टोरेशन प्रोसेस थ्रू अप्लायंस पे प्लेस करते हैं जो कि अभी आपके पास रूम टेम्परेचर पे है, उस पे प्लेस करते हैं ताकि आपको ज़्यादा वर्किंग टाइम मिले। क्योंकि अगर आपने रूम टेम्परेचर्स के बजाय यानी कि उस अप्लायंस प्रोसेसिंग या रेस्टोरेशन जिसे आपने अडहेयर करना है टूथ स्ट्रक्चर पे उस पर प्लेस करने के बजाय अगर आपने डायरेक्टली उस टूथ स्ट्रक्चर पे प्लेस कर दिया जहाँ पे वो अप्लायंस या रेस्टोरेशन को सीट कराना है, तो वो जो टूथ स्ट्रक्चर है वो माउंट टेम्परेचर पे होता है, माउंट टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा जल्दी सेट होना शुरू हो जाता है, ज़्यादा तेज़ी से विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और वो कम्प्लीटली हो सकता है कि वो इससे पहले कि आप वो प्रोसेस या रेस्टोरेशन को सीट करवाएं वो सीमेंट कम्प्लीटली सेट हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट या कोई भी डेंटल सीमेंट ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं तो सीमेंट को टूथ स्ट्रक्चर के बजाय अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेस की सर्फेस पे जो है वो प्लेस करते हैं पहले। अब हम डिस्कस करेंगे जिंक फॉस्फेट सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को ताकि उसकी बेसिस पे हम समझ सकें कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को किन किन क्लिनिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम समझने वाले हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट की वो है उसका वर्किंग टाइम और सेटिंग टाइम। वर्किंग टाइम को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। जिंक फॉस्फेट का जो वर्किंग टाइम होता है वो एडिक्वेट वर्किंग टाइम होता है, चाहे आप इसे लाइनिंग और कैविटी बेस की एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं या ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने इसे सही से मैनिपुलेट किया है, जो कि हमने इसकी मैनिपुलेटिव वेरिएबल्स या मैनिपुलेशन में डिस्कस किया था कि अगर आप इसको इंक्रीमेंटली मिक्स करें, थिक ग्लास स्लैब पे मिक्स करें, कूल ग्लास स्लैब पे मिक्स करें, वाइडर एरिया पे मिक्स करें, तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट के पास एडिक्वेट वर्किंग टाइम होता है। यानी कि जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स जो कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट की वर्किंग टाइम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि इसका एडिक्वेट वर्किंग टाइम है अगर आप इसे सही से मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर आप इसे सही से मैनिपुलेट नहीं करेंगे तो जो फैक्टर्स है जो कि इसके वर्किंग टाइम को अफेक्ट करते हैं उसकी वजह से इसका वर्किंग टाइम रिड्यूस भी हो सकता है। सबसे पहला फैक्टर जिसकी वजह से वर्किंग टाइम रिड्यूस हो जाता है वो है इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से। तो इंक्रीज टेम्परेचर की वजह से यानी कि ज़्यादा हीट रिलीज होने की वजह से, क्योंकि सेटिंग रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, हीट को डिसिपेट किया जाता है, यानी कि सीमेंट को वाइडर एरिया पे मिक्स करते हैं, थिक ग्लास स्लैब पे मिक्स करते हैं और कूल ग्लास स्लैब पे मिक्स करते हैं। इस तरह से आप इसके वर्किंग टाइम को इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होने की वजह से जो वर्किंग टाइम रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं इसको ओवरकम किया जाता है। फिर जितना पाउडर लिक्विड रेशो कम होता है, यानी कि जितना ज़्यादा आप पाउडर लिक्विड रेशो कम लेंगे उतना वर्किंग टाइम जो है वो इसका इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि पाउडर लिक्विड रेशो कम है इसका मतलब कि लिक्विड ज़्यादा है, पाउडर कम है, तो इस तरह भी वर्किंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप किसी भी सीमेंट का यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट का या किसी भी सीमेंट के वर्किंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए पाउडर लिक्विड रेशो को जो है वो डिक्रीज़ कर दें, यानी कि लिक्विड की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दें अनटिल अनलेस कि आप ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए तो रिक्वायरमेंट यही होती है कि लो पाउडर लिक्विड रेशो पे सीमेंट को मिक्स किया
जाए, वरना अदरवाइज़ और किसी भी एप्लीकेशन के लिए अगर आप सीमेंट यूज़ कर रहे हैं ल्यूटिंग के अलावा, तो पाउडर लिक्विड रेशो को रिड्यूस नहीं किया जाता, डिक्रीज़ नहीं किया जाता वर्किंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि इससे जिंक फॉस्फेट सीमेंट या किसी भी सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिटेरियोरेट हो जाती हैं। और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कूल ग्लास स्लैब पे अगर जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स करते हैं तो उसका वर्किंग टाइम जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट की एक अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि इसका एडिक्वेट वर्किंग टाइम होता है, यानी कि इसकी सेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में इसका जो वर्किंग टाइम है वो एडिक्वेट है, जो कि रिक्वायरमेंट होती है किसी भी डेंटल मटीरियल की। इसके बाद आ जाते हैं सेटिंग टाइम में। तो जब भी सेटिंग टाइम की बात की जाती है तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये होती है कि जब वो मेकेप रीड कर रहे होते हैं कि मेकेप में इन्होंने दो तरह का सेटिंग टाइम बताया हुआ है, एक इन्होंने मिनिमम सेटिंग टाइम बताया हुआ है और एक इन्होंने मैक्सिमम सेटिंग टाइम बताया हुआ है। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करेंगे कि मिनिमम सेटिंग टाइम और मैक्सिमम सेटिंग टाइम भी बताया हुआ है, लेकिन ल्यूटिंग सीमेंट का, यानी कि अगर आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को ल्यूटिंग के पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका सेटिंग टाइम अलग होता है, और अगर लाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसका सेटिंग टाइम जो है वो अलग होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप ल्यूटिंग और लाइनिंग के लिए अलग अलग पाउडर लिक्विड रेशो यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि ये डिस्कस करने से पहले कि ल्यूटिंग और लाइनिंग का जो है वो सेटिंग टाइम अलग अलग क्यों है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि ये मिनिमम सेटिंग टाइम क्या है और मैक्सिमम सेटिंग टाइम क्या है। तो जो मेकेप बुक में इन्होंने मिनिमम सेटिंग टाइम बताया हुआ है, ये बताया हुआ है कि ल्यूटिंग सीमेंट का जो मिनिमम सेटिंग टाइम है वो 2.5 मिनट्स होता है, और जो आपके पास लाइनिंग के लिए जब आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स करते हैं तो उसका जो मिनिमम सेटिंग टाइम है वो 2 मिनट्स होता है। तो ये 2.5 मिनट्स ल्यूटिंग सीमेंट के लिए और लाइनिंग मिनट्स 2 सीमेंट्स के लिए मिनिमम सेटिंग टाइम होता है। मिनिमम सेटिंग टाइम से मतलब ये होता है कि जब आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स करते हैं तो अगर आपने ल्यूटिंग पर्पस के लिए मिक्स किया है तो 2.5 मिनट्स के अराउंड, और लाइनिंग के लिए पर्पस के लिए यूज़ किया है तो 2 मिनट्स के अराउंड मटेरियल जो है वो आपको सेट हुए हुए दिखेगा, यानी कि उसकी इनिशियल सेटिंग हो जाएगी। आपको मटेरियल ऐसा लगेगा कि सेट हो गया है, मतलब अपेरेंटली जब आप क्लिनिकली उस मटेरियल को देख रहे होंगे तो उसकी सेटिंग हो गई होगी। लेकिन ये होता है कि जब ये इनिशियल सेटिंग हो जाती है तो उसके बाद भी जिंक फॉस्फेट सीमेंट में सेटिंग रिएक्शन कंटिन्यू रहता है और मटेरियल की स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। तो ये जो मैक्सिमम सेटिंग टाइम है जो कि लाइनिंग सीमेंट के लिए 6 मिनट्स है और ल्यूटिंग सीमेंट के लिए 8 मिनट्स है, ये वो वाला टाइम होता है जिस पे आके कंप्लीट सेटिंग रिएक्शन जो है वो हो जाता है और मटेरियल की एडिक्वेट स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप हो जाती है। इसीलिए इन्होंने बुक में मेकेप बुक में जिंक फॉस्फेट सीमेंट के दो सेटिंग टाइम बताए, मिनिमम सेटिंग टाइम, मैक्सिमम सेटिंग टाइम। मिनिमम सेटिंग टाइम बेसिकली ये बता रहा है कि अगर ल्यूटिंग के लिए पर्पस के लिए अगर आपने मिक्स किया जिंक फॉस्फेट सीमेंट को तो मिनिमम सेटिंग टाइम 2.5 मिनट्स होता है। लाइनिंग के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट को तो उसका मिनिमम सेटिंग टाइम 2 मिनट्स होता है। और इसका ये जो मिनिमम सेटिंग टाइम होता है ये इंडिकेट करता है कि अपेरेंटली या क्लिनिकली जब आप मटेरियल को देख रहे होंगे तो वो सेट हो गया होगा। और मैक्सिमम सेटिंग टाइम ये बताता है कि ये वो टाइम होता है जब मटेरियल में, क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम यानी कि मिनिमम जो सेटिंग टाइम है यानी कि जो इनिशियल सेटिंग हुई है 2.5 मिनट्स पे या 2 मिनट्स पे, इसके बाद भी मटेरियल में सेटिंग हो रही होती है, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होती है। तो ये जो मैक्सिमम सेटिंग टाइम है ये वो टाइम होता है जिसमें सेटिंग रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और एडिक्वेट स्ट्रेंथ जो है वो सीमेंट की डेवलप हो जाती है। अब जो यहाँ पे डिफरेंस आता है कि आप देख रहे हैं कि ल्यूटिंग के लिए और लाइनिंग और बेस के लिए, यानी कि लाइनिंग और बेस के लिए अगर आपने जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स किया है तो उसका सेटिंग टाइम अलग है, और अगर ल्यूटिंग पर्पस के लिए आपने जिंक फॉस्फेट मिक्स किया है तो उसका सेटिंग टाइम जो है वो अलग है। तो इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि सेटिंग टाइम इसलिए अलग है क्योंकि ल्यूटिंग की एप्लीकेशन के लिए आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को लो पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स करते हैं, और लाइनिंग और बेस की एप्लीकेशन के लिए जिंक फॉस्फेट सीमेंट को हाई पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स किया जाता है। तो जब भी लो पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स करते हैं ल्यूटिंग पर्पस के लिए जिंक फॉस्फेट सीमेंट को तो सेटिंग टाइम जो है, वर्किंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है और सेटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाता है, इसलिए ल्यूटिंग सीमेंट देर से सेट होता है। और लाइनिंग सीमेंट क्योंकि हाई पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स किया जाता है, इसका वर्किंग टाइम जो है वो थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू ल्यूटिंग सीमेंट, तो इसलिए इसकी सेटिंग भी जो है वो जल्दी हो जाती है। इसलिए आपको यहाँ पे ल्यूटिंग और लाइनिंग के सेटिंग टाइम में डिफरेंस दिख रहा है। आई होप कि यहाँ पे आपको जिंक फॉस्फेट सीमेंट का वर्किंग टाइम और सेटिंग टाइम क्लियर हो गया होगा। क्योंकि आप अब आ जाते हैं जो एक प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप किसी सीमेंट को ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और वो है फिल्म थिकनेस की।
फिल्म थिकनेस को हमने रिक्वायरमेंट ऑफ डेंटल सीमेंट्स के लेक्चर में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे भी मैं फिल्म थिकनेस को दोबारा समझाऊंगी, क्योंकि फिल्म थिकनेस जब भी ल्यूटिंग की एप्लीकेशन की बात की जाती है सीमेंट की, तो फिल्म थिकनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो फिल्म थिकनेस को अगर मैं डिफाइन करूँ तो अगर सिंपली क्या होता है, फिल्म थिकनेस कहलाता है कि जो डेंटल सीमेंट की थिकनेस होती है, यानी कि ये अगर प्रोस्थेसिस है, अप्लायंस है या रेस्टोरेशन है, और ये आपके पास टूथ है, यानी कि ये प्रोस्थेसिस है और ये टूथ है जिसे आपने डेंटल सीमेंट के थ्रू ज्वाइन किया है, तो इस अप्लायंस, प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन और टूथ स्ट्रक्चर के बीच में जो सीमेंट की थिकनेस होती है, इसे फिल्म थिकनेस कहा जाता है। तो बेसिकली फिल्म थिकनेस बताता क्या है? फिल्म थिकनेस बताता है डेंटल सीमेंट की एबिलिटी को, कि डेंटल सीमेंट की ये एबिलिटी कि वो कितना ज़्यादा फ्लो करेगा जब आप इस अप्लायंस, रेस्टोरेशन या प्रोस्थेसिस को टूथ स्ट्रक्चर पे सीट करवा रहे होंगे, ये उसकी फिल्म थिकनेस की वैल्यू से पता चलता है। क्योंकि जितनी ज़्यादा फिल्म थिकनेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, फॉर एग्जाम्पल कि ये टूथ है जिस पे आपने इस क्राउन को अप्लाई करना है, सीट करवाना है, तो अगर कोई आप ऐसा सीमेंट यूज़ करते हैं जिसकी फिल्म थिकनेस की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सीमेंट जो है वो थिक है, वो थिक लेयर बनाएगा टूथ स्ट्रक्चर और उस अप्लायंस और रेस्टोरेशन के बीच में इस तरह की जो है वो थिक लेयर वो सीमेंट बनाएगा। तो जब भी सीमेंट की थिक लेयर जो है वो रेस्टोरेशन, अप्लायंस, प्रोस्थेसिस या टूथ स्ट्रक्चर के बीच में प्रेजेंट होती है, तो वो थिकर सीमेंट जो होता है वो क्या करता है कि वो उस अप्लायंस, रेस्टोरेशन या प्रोसेसिस को टूथ स्ट्रक्चर पे सही से सीट नहीं होने देता, वो सही से अडेप्ट नहीं करते, सही से बॉन्ड नहीं करते, वो रेस्टोरेशन सही से सीट नहीं कर पाती टूथ स्ट्रक्चर पे। तो इसीलिए फिल्म थिकनेस की या जो भी डेंटल सीमेंट होते हैं जिन्हें आप यूज़ कर रहे होते हैं ल्यूटिंग पर्पस के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनकी फिल्म थिकनेस की वैल्यू या तो 25 माइक्रोमीटर होनी चाहिए या फिर उससे कम होनी चाहिए, क्योंकि ये 25 माइक्रोमीटर ही इतनी स्पेस होती है जो कि आप उस मॉडल या डाई पे क्रिएट करते हैं, जो कि आप उसे यूज़ कर रहे होते हैं रेस्टोरेशन प्रोसेसेस या अप्लाइंस बनाने के लिए। तो उस डाई पे भी आप उतनी ही जो है वो स्पेस क्रिएट करते हैं सीमेंट के लिए। तो आइडियली जो डेंटल सीमेंट होते हैं जिन्हें आप ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनकी भी फिल्म थिकनेस की वैल्यू 25 माइक्रोमीटर या उससे कम होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब कि वो फिल्म जो वो डेंटल सीमेंट जो है वो बहुत ही थिक लेयर में प्रेजेंट है रेस्टोरेशन, अप्लायंस और टूथ स्ट्रक्चर के बीच में, और वो जो अप्लायंस या रेस्टोरेशन है वो सही से सीट नहीं कर पा रही है टूथ स्ट्रक्चर पे। तो इसीलिए फिल्म थिकनेस जो है वो प्रॉपरली प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन को सीट करवाने के लिए फिल्म थिकनेस एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉपर्टी होती है डेंटल सीमेंट की। और ये जो फिल्म थिकनेस की प्रॉपर्टी होती है डेंटल सीमेंट की, ये डिपेंड करती है उसके पाउडर लिक्विड रेशियो पे, और पाउडर में जो प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स, यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट में किसके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिंक ऑक्साइड के, तो उसके पार्टिकल साइज पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। यानी फिल्म थिकनेस की वैल्यू जिंक फॉस्फेट सीमेंट की डिपेंड करती है पाउडर लिक्विड रेशो पे। कोई सा भी सीमेंट हो, जिंक फॉस्फेट सीमेंट हो या फिर आगे जाके हम कोई भी सीमेंट पढ़ेंगे जैसे आप ब्ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसकी फिल्म थिकनेस की वैल्यू उसके पाउडर लिक्विड रेशो पे डिपेंड करती है, और पाउडर में प्रेजेंट पार्टिकल साइज पे, यानी कि जो पाउडर है उसके पार्टिकल साइज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो इसीलिए अगर आपने पाउडर लिक्विड रेशो ज़्यादा ले लिया, तो पाउडर लिक्विड रेशो ज़्यादा लेने की वजह से क्या होगा, थिक सीमेंट फॉर्म होगा। तो जब उस थिक सीमेंट को आप यूज़ करेंगे ल्यूटिंग पर्पस के लिए, तो जब आप उस रेस्टोरेशन को सीट करवा रहे होंगे तो वो सीमेंट सही से फ्लो नहीं करेगा और रेस्टोरेशन तो स्ट्रक्चर पे सीट नहीं कर पाएगी। और जितना ज़्यादा स्मॉल पाउडर पार्टिकल साइज होगा उतना ज़्यादा जो है वो थिन फिल्म बनाने में वो हेल्प करेगा, उतनी ज़्यादा थिन फिल्म जो है वो बन सकेगी जब जो है वो आप रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेस को स्ट्रक्चर पे सीट करवा रहे होंगे। तो इसीलिए जो है वो प्रेफर किया जाता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट जिसे आप यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, कि उसमें फाइन ग्रेन जिंक ऑक्साइड पाउडर जो है वो प्रेजेंट हो, और थिकर लेयर को अवॉइड किया जाता है, इसीलिए लो पाउडर लिक्विड रेशो जो है वो यूज़ करते हैं। अब आपको यहाँ पे रीज़न समझ में आ रहा होगा कि हमने पढ़ा कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट की प्रॉपर्टीज अगर लो पाउडर लिक्विड रेशो यूज़ करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई, सॉलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और इरिटेशन इफेक्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट का। लेकिन जब हम ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए बात करते हैं तो ल्यूटिंग एप्लीकेशन वो तब तक परफॉर्म ही नहीं कर सकता कोई सीमेंट जब तक वो लो विस्कोसिटी या थिन फ्लूइडी कंसिस्टेंसी में नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी ल्यूटिंग एप्लीकेशन की बात आती है तो वहाँ पे आके आपने पाउडर लिक्विड रेशो के सारे जो हाई पाउडर लिक्विड रेशो इंक्रीज पाउडर लिक्विड रेशो यूज़ करने की जो एडवांटेज है उसे आपने साइड में करना होता है, और फिल्म थिकनेस सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाती है ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि अगर वो
चाहे अगर आपने बहुत हाई पाउडर लिक्विड रेशियो ले लिया, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ डेवलप हो गई, लेकिन फिल्म थिकनेस अगर इंक्रीज हो गई तो वो सीमेंट कभी भी अपना ल्यूटिंग का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। इसलिए ल्यूटिंग सीमेंट के लिए हमेशा लो पाउडर लिक्विड रेशियो यूज़ किया जाता है, ताकि जो है वो थिन जो है वो कंसिस्टेंसी का सीमेंट बने और थिकर जो है वो कंसिस्टेंसी का सीमेंट ना बने, क्योंकि थिकर कंसिस्टेंसी का सीमेंट होगा, थिकर लेयर प्रेजेंट होगी सीमेंट की तो स्ट्रक्चर और रेस्टोरेशन के बीच में, तो वो उस प्रोसेसिस अप्लायंस या रेस्टोरेशन को तो स्ट्रक्चर पे अडेप्ट या सीट नहीं करने देगी। और आईएसओ रिक्वायरमेंट या स्टैंडर्ड ये कहता है कि आइडियली फिल्म थिकनेस की वैल्यू किसी भी डेंटल सीमेंट की जिसे आप ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं 25 माइक्रोमीटर या उससे कम होनी चाहिए, और जिंक फॉस्फेट सीमेंट की 25 माइक्रोमीटर से कम होती है। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्किंग टाइम को मेंटेन करने के लिए बफर्स ऐड किए जाते हैं एसिड में, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। आई होप कि यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि फिल्म थिकनेस जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसी भी डेंटल सीमेंट के लिए जिसे आप ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये जो है वो टेबल देख सकते हैं जिसमें शो किया हुआ है कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट की फिल्म थिकनेस की वैल्यू जो है वो 25 माइक्रोमीटर है, पॉलीकार्बोजाइलेट सीमेंट की भी, ग्लास आयनोमर सीमेंट की भी, सिलिको फॉस्फेट ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ नहीं होते, इसलिए इनकी फिल्म थिकनेस इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की भी। ये स्ट्रेंथ का भी अभी आगे जाके आएगा कि जो जिंक फॉस्फेट होता है इसकी 70 मेगापास्कल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अब आप यहाँ पे एसिड इरोजन भी देख सकते हैं कि इस टेबल में शो किया हुआ है कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट की एसिड इरोजन की वैल्यू 1 है, पॉलीकार्बोजाइलेट की इससे ज़्यादा होती है 2 है, और ग्लास आयनम और सिलिको फॉस्फेट की बहुत ही कम होती है 0.05, यानी कि इनमें जो है वो एसिड इरोजन के चांसेस जो है वो 1% है। जिंक फॉस्फेट में, पॉलीकार्बोजाइलेट में 2, ग्लास आयनम में 0.05, सिलिको फॉस्फेट में 0.05। यानी कि अभी जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया कि फिल्म थिकनेस, यानी कि फिल्म थिकनेस वो प्रॉपर्टी होती है डेंटल सीमेंट की जिससे पता चलता है कि एक सीमेंट कितना ज़्यादा फ्लो करेगा जब आप किसी भी प्रोसेसिस अप्लायंस या रेस्टोरेशन को तो स्ट्रक्चर पे सीमेंट करवा रहे होंगे या सीट करवा रहे होंगे, तो उस दौरान वो डेंटल सीमेंट कितना ज़्यादा फ्लो करेगा और प्रॉपरली उस अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेसिस को सीट होने देगा, वो जो है वो उसकी फिल्म थिकनेस की वैल्यू से पता चलता है। कि फिल्म थिकनेस वो प्रॉपर्टी होती है जो कि बताती है कि एक सीमेंट कितना ज़्यादा फ्लो करेगा या कितना ज़्यादा फ्लो करेगा, और जो भी अप्लायंस प्रोसेसेस या रेस्टोरेशन है जिसे आपने तुत में अटैच करवाना है उससे जो है वो उस तुत स्ट्रक्चर पे सीट करवाएगा, खुद फ्लो कर जाएगा और उस अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेसेस को उस तुत स्ट्रक्चर से क्लोज कॉन्टैक्ट में आने देगा। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई जो कि अफेक्ट करती है किसी भी अप्लायंस प्रोसेसेस या रेस्टोरेशन की सीटिंग को जिसे आप तो स्ट्रक्चर पे अडेप्ट करवा रहे हैं या तो स्ट्रक्चर से अडेयर करवा रहे हैं डेंटल सीमेंट के थ्रू। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है आफ्टर फिल्म थिकनेस जो कि अफेक्ट करती है कोई भी या तो क्राउन है या कोई भी इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन जिसे आपने लेबॉर्ट्री में बनाया है, रेस्टोरेशन है, प्रोसेसेस या अप्लायंस है जिसे आपने लेबॉर्ट्री में बनाया है, उसकी सीटिंग को फिल्म थिकनेस के अलावा जो फैक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है वो है प्रिपेयर्ड टूथ का कन्वर्जेंस एंगल। ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं भी समझ में आता तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिल्म थिकनेस का तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि डेंटल सीमेंट की जो फिल्म थिकनेस की प्रॉपर्टी होती है उस डेंटल सीमेंट की जिसे आप ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी फिल्म थिकनेस की प्रॉपर्टी ये बताती है कि कितना ज़्यादा सीमेंट जो है वो फ्लो करेगा जब आप उस प्रोसेसिस अप्लायंस या रेस्टोरेशन जिसे आपने लेबॉर्ट्री में बनाया है जब आप उसे सीट करवा रहे होंगे, अडेयर करवा रहे होंगे तो स्ट्रक्चर से। लेकिन दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा फैक्टर, एक और चीज़ जो कि अफेक्ट करती है उस अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेसिस जिसे आप तो स्ट्रक्चर पे सीट करवा रहे हैं उसकी सीटिंग को, उसकी अडेप्टेशन को टूथ स्ट्रक्चर से, वो है उस टूथ स्ट्रक्चर का जो कि आपने टूथ स्ट्रक्चर है जो कि आपने टूथ जिसे प्रिपेयर किया है उसका कन्वर्जेंस एंगल। हमेशा आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप क्राउन या ब्रिज बनाते हैं या कोई भी ऐसी रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेसिस बनाते हैं जिसे लैब से बनकर आना होता है, इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन चाहे इनले हो, ऑनले हो, क्राउन है, ब्रिज है, स्पेशली क्राउन एंड ब्रिज की जब हम बात करते हैं तो टूथ स्ट्रक्चर को प्रिपेयर किया जाता है, टूथ स्ट्रक्चर को कट किया जाता है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी कैसे कट किया जाता है, क्या कट किया जाता है, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ये होता है कि टूथ स्ट्रक्चर को कट करते हैं और ये जो एक्सियल वॉल होती है, ये जो एक्सियल वॉल होती है इसको जो है वो 90 डिग्री पे नहीं रखते, बिल्कुल पैरेलल नहीं रखते एक दूसरे से, स्लाइटली टेपर होती है। यानी कि इनका जो कन्वर्जेंस एंगल होता है, यानी कि अगर इन दोनों का कन्वर्जेंस एंगल बना निकाले तो ये जो एंगल है ये आइडियली 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। यानी कि ये वाली जो एक्सियल वॉल है एक ये 5 डिग्री टेपर्ड हो, टेपर्ड होने का मतलब है कि स्लाइटली टिल्ट हो,
और 5 डिग्री जो है वो दूसरी वॉल स्लाइटली टिल्ट हो। तो जब इन दोनों को कन्वर्ज करेंगे और इनका जो एंगल बनेगा उससे 10 डिग्री होना चाहिए, यानी कि कंबाइंड कन्वर्जेंस एंगल जो कि यहाँ पे फॉर्म हो रहा है ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो, और इंडिविजुअल जो वॉल्स का एंगल है एक्सियल वॉल का एक्सियल वॉल्स का ये 5 डिग्री होना चाहिए। तो ये जो होता है, अगर एंगल आपका सही नहीं होगा, अगर ये वॉल्स बिल्कुल पैरेलल होंगी, तो ये भी जो भी रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेसेस आपने बनाई हैं उससे तो स्ट्रक्चर पे सही से सीट नहीं करवाने देती। यानी कि अगर ये टेपर्ड के बजाय ये वॉल्स जो है वो इस तरह से बिल्कुल पैरेलल हो, तो जब आप इस पर इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन या प्रोसेस प्लेस करेंगे तो वो सही से सीट नहीं हो सकेगा। तो इसलिए सीमेंट के अलावा एक दूसरा फैक्टर ये भी होता है कि जो आपने तो प्रिपेयर किया है, जिस पे आपने वो अप्लायंस प्रोसीजर रेस्टोरेशन लगानी है, उसकी जो एक्सियल वॉल है, उसकी जो प्रिपेयर तुत की वॉल्स हैं, उनका कन्वर्जेंस एंगल क्या है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। हो सकता है आपने सीमेंट सही यूज़ किया है, उसकी फिल्म थिकनेस की वैल्यू भी सही है, लेकिन अगर वॉल का जो टेपर्ड है वो सही नहीं है, यानी कि जो प्रिपेयर तुथ है उसका एंगल सही नहीं है, उसकी वॉल्स का एंगल सही नहीं है, तो भी आपकी रेस्टोरेशन या अप्लायंस सही से सीट नहीं करती। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि इनिशियल सेटिंग टाइम, यानी कि ये जो मटेरियल होता है इसकी इनिशियल हार्डनिंग जो है वो 4 to 7 मिनट्स में हो जाती है, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो कुछ टाइम के बाद भी इंक्रीज हो रही होती है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ या एडिक्वेट स्ट्रेंथ 6 to 8 मिनट्स के टाइम पे डेवलप होती है। और अगर 24 आवर्स पे देखें तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये सीमेंट्स डेवलप करते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट, वो ल्यूटिंग सीमेंट के लिए जो आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ आती है जिंक फॉस्फेट सीमेंट की, वो 80 मेगापास्कल है। और लाइनिंग की एप्लीकेशन के लिए अगर आपने जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स किया है 3.5:1 के रेशो में, तो उस सीमेंट का जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 140 मेगापास्कल। यानी कि इनिशियली जब अपेरेंटली सेटिंग हो जाती है 2 to 3 मिनट्स में या 4 to 7 मिनट्स में, तो उसके बाद भी जो है वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट में क्या हो रहा होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होती है उसकी, जो कि अभी हमने पहले भी डिस्कस किया वर्किंग टाइम सेटिंग टाइम में, कि उसकी स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होती है। और 6 to 8 मिनट जो कि उसका मैक्सिमम सेटिंग टाइम है उसमें एडिक्वेट स्ट्रेंथ डेवलप होती है, और 24 आवर्स पे जाके इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, जो कि ल्यूटिंग सीमेंट के लिए होती है 80 मेगापास्कल और लाइनिंग सीमेंट के लिए होती है 140 मेगापास्कल। लाइनिंग और बेस के लिए जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट को मिक्स करते हैं तो वो हाई पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स करते हैं, तो इसीलिए जो है वो लाइनिंग और बेस के लिए जब आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को हाई पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा आती है, क्योंकि हाई पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स किया हुआ होता है। तो इस वजह से ल्यूटिंग और लाइनिंग की एप्लीकेशन में जिंक फॉस्फेट की सीमेंट की वैल्यू कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू में डिफरेंस आपको नज़र आता है। ये किस वजह से है? ल्यूटिंग और लाइनिंग की जो है वो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में डिफरेंस पाउडर लिक्विड रेशो में डिफरेंस की वजह से, कि क्योंकि ल्यूटिंग के लिए आप लो पाउडर लिक्विड रेशो लेते हैं और लाइनिंग और बेस की एप्लीकेशन के लिए हाई पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स करते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट को। तो इसीलिए जिंक फॉस्फेट सीमेंट जिसे आप लाइनिंग और बेस की एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू 140 मेगापास्कल है, और जिसे आप ल्यूटिंग की एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं लो पाउडर लिक्विड रेशो पे मिक्स करते हैं उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो 80 मेगापास्कल है। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को एज अ लाइनर यूज़ किया जाता है, कैविटी लाइनर या कैविटी बेस यूज़ किया जाता है अमेल्गम रेस्टोरेशन के। तो अमेल्गम रेस्टोरेशन के जब बेनीथ आप किसी भी डेंटल सीमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ किया जाता है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि 3 to 6 मिनट्स में होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं। यानी कि जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट की 3 to 6 मिनट में जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, क्योंकि उस टाइम पे आप अमेल्गम को कंडेंस कर रहे होते हैं। क्योंकि अब तो जब अमेल्गम को अगर मैकेनिकली मिक्स करें तो अमेल्गम 15 से 30 सेकंड्स में मिक्स हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट लाइनर को प्लेस कर रहे होते हैं तो उसे सेट होने देते हैं, अगर आपने अमेल्गम को मैकेनिकली मिक्स करना है। और अगर आपने मैनुअली मिक्स करना है तो आप 1 to 2 मिनट्स जो है वो वेट करने के बाद अमेल्गम को मैनुअली मिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब सीमेंट को सेट हुए हुए 3 to 5 मिनट्स होते हैं या 3 to 6 मिनट्स होते हैं, तब आप जो है वो अमेल्गम को उस लाइनिंग के जिंक फॉस्फेट की लाइनिंग के ऊपर कंडेंस करना स्टार्ट करते हैं या प्लेस करना
करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 मिनट्स के अराउंड जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो 30 मेगापास्कल होती है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की वैल्यू डेवलप होती है 24 आवर्स पे, 5 मिनट्स पे 30 मेगापास्कल होती है, जो कि इतनी होती है कि आराम से कंडेंसेशन प्रेशर जो है टॉलरेट कर सकती है। और अमेलगम में लेड कट एलॉय पाउडर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें ज़्यादा प्रेशर या फोर्स चाहिए होता है। और तो अगर आपने जो है वो स्फेरिकल पाउडर पार्टिकल एलॉयज जो है वो यूज़ किए हैं अमेलगम में, तो उसको तो वैसे भी कम फोर्स चाहिए होती है कंडेंस करने के लिए। तो यानी कि एट 5 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट्स के अराउंड जिंक फॉस्फेट सीमेंट में 30 मेगापास्कल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू 30 मेगापास्कल हो जाती है, जो कि इतनी एडिक्वेट होती है कि अमेलगम को कंडेंसेशन जब आप कर रहे होंगे तो उस वक्त जो फोर्स लगती है उसे आराम से टॉलरेट कर सकती है। डिस्पाइट इसके कि अभी भी 5 मिनट्स पे जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट की जो स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की, वो सिंपली क्या है 30 मेगापास्कल है, यानी कम है। लेकिन फ्रैक्चर के चांसेस इसलिए कम होते हैं क्योंकि अमेलगम को आप किस में यूज़ करते हैं, क्लास 1 और क्लास 2 में। तो क्लास 1 में तो वैसे भी अमेलगम जो फिलिंग मटेरियल जब आप प्लेस कर रहे होते हैं, जब आप लाइनर को प्लेस करते हैं, तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट जो लाइनर आपने प्लेस किया हुआ होता है वो वैसे भी सराउंड हुआ होता है नेचुरल टूथ स्ट्रक्चर से, तो वहाँ से उसे बहुत सपोर्ट मिल रही होती है। तो अमेलगम की कंडेंसेशन के दौरान जिंक फॉस्फेट सीमेंट लाइनर के फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी रिक्वायरमेंट्स में डिस्कस किया था। इसी तरह से हमने रिक्वायरमेंट्स में एक और चीज़ डिस्कस की थी कि क्लास 2 में भी अगर आप सही टेक्निक से यूज़ करते हैं, अमेलगम कंडेंस करते हैं लाइनर प्लेस करने के बाद, तो उसमें भी कैविटी लाइनर या कैविटी बेस के फ्रैक्चर के चांसेस नहीं होते। यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को कैविटी लाइनर कैविटी बेस पे के तौर पे अगर यूज़ कर रहे हैं और अमेलगम को सही टेक्निक से कंडेंस करते हैं क्लास 2 कैविटी में, तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट लाइनर के फ्रैक्चर होने के चांसेस नहीं होते। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को यूज़ कर रहे होते हैं ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए, यानी कि जो भी रेस्टोरेशन या अप्लायंस आपने लेबोरेटरी में बनाया है उसे टूथ स्ट्रक्चर से ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट को, यानी कि ये टूथ स्ट्रक्चर है और ये वो प्रोसेसेस या अप्लायंस है जिसे आप टूथ स्ट्रक्चर से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये डेंटल सीमेंट ही होता है जो कि अप्लायंस या प्रोसेसेस को टूथ स्ट्रक्चर से ज्वाइन करता है। तो ये जो रिटेंशन है इस अप्लायंस या रेस्टोरेशन या प्रोसेसेस की टूथ स्ट्रक्चर से, रिटेंशन क्या होती है, रिटेंशन ये कि ये जो अप्लायंस प्रोसेसेस या रेस्टोरेशन है ये तो स्ट्रक्चर से अडेयर रहे, इससे डिटैच ना हो जाए, रिमूव ना हो जाए, लॉस ना हो जाए। तो ये जो रिटेंशन होती है इस रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेसेस की, ये भी डिपेंड करती है या ये भी जो है वो डिपेंडेंट होती है सीमेंट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जिंक फॉस्फेट सीमेंट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे। और ये जिंक फॉस्फेट सीमेंट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्यों डिपेंडेंट होता है, ये जो रेस्टोरेशन प्रोसेसेस या अप्लायंस हैं इनकी रिटेंशन टूथ स्ट्रक्चर पे या इनकी अपनी जगह पे या टूथ स्ट्रक्चर से रिटेन रहें, बाइंड रहें, बॉन्ड रहें, ये सीमेंट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए, जैसा कि हमने डेंटल सीमेंट की क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस किया था कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट का जो होता है वो कोई भी बॉन्ड नहीं होता टूथ स्ट्रक्चर के साथ, ये कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाता टूथ स्ट्रक्चर के साथ। तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट किस तरह से जो है वो अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेस को टूथ स्ट्रक्चर पे ज्वाइन करता है, टूथ स्ट्रक्चर की सरफेस पे अंडरकट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टूथ स्ट्रक्चर की सरफेस पे माइक्रोस्कोपिक अंडरकट्स प्रेजेंट होते हैं, और जो अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेस टूथ स्ट्रक्चर पे सीड करवानी है, लगानी है, उस पर भी अंडरकट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है, ये जो टूथ स्ट्रक्चर और प्रोसेस अप्लायंस या रेस्टोरेशन की सरफेस पे जो अंडरकट्स प्रेजेंट होते हैं, ये जिंक फॉस्फेट सीमेंट इन अंडरकट्स को इंगेज करता है और टैग्स बना लेता है, और इसके थ्रू जो होता है, इन टैग्स के थ्रू जो होता है वो ये जिंक फॉस्फेट सीमेंट जो होता है वो रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेस को टूथ स्ट्रक्चर से ज्वाइन करवाता है। तो ये जो टैग्स होते हैं सेड सीमेंट्स के, ये जो अंडरकट्स में फॉर्म हुए हुए होते हैं, इन टैग्स के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए या इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इन टैग्स को कि ड्यूरिंग फंक्शन, यानी कि जब एक अपना ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ओरल कैविटी में मैस्टिकेशन का, चूइंग का, सोलिंग का, जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इन टैग्स को फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग फंक्शन। तो और जिंक फॉस्फेट सीमेंट के अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है वो इतनी एडिक्वेट होती है कि जो इसके जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट के जो टैग्स होते हैं जो कि फॉर्म हो रहे होते हैं टूथ स्ट्रक्चर और प्रोसेस अप्लायंस या रेस्टोरेशन की सरफेस पे, वो रेजिस्ट करते हैं फ्रैक्चर को, और जो भी प्रोसेस या अप्लायंस या रेस्टोरेशन होती है उसे टूथ स्ट्रक्चर से ज्वाइन करके रखते हैं, बॉन्ड करके रखते हैं, रिटेन करवा के रखते हैं।
इसीलिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि सरफेस रफनेस होनी चाहिए टूथ स्ट्रक्चर में भी, और जो है वो रेस्टोरेशन प्रोसेस अप्लायंस या प्रोसेसेस जिसे टूथ स्ट्रक्चर से ज्वाइन करना है उसकी भी सरफेस को रफ होना चाहिए। पॉलिश सरफेसेस जिसमें रफनेस को ख़त्म कर दिया जाता है, उसकी वजह से जो प्रोसेसेस अप्लायंस के रेस्टोरेशन होती है उनकी रिटेंशन रिड्यूस हो जाती है। इसी के साथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में जिंक फॉस्फेट सीमेंट का एक जो है वो पॉइंट ये भी बताया हुआ है कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट की जो स्ट्रेंथ की वैल्यू होती है यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, वो पाउडर लिक्विड रेशो के साथ इंक्रीज़ होती है। जितना ज़्यादा आप पाउडर लिक्विड रेशो हाई यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी। लेकिन ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट की इंक्रीज़ होती जाएगी जितना आप पाउडर लिक्विड रेशो इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन एक टाइम ये आता है कि फर्दर पाउडर लिक्विड रेशो इंक्रीज़ करने से स्ट्रेंथ इंक्रीज़ नहीं हो रहा होता। वो इसलिए नहीं हो रहा होता कि लिक्विड इतना ज़्यादा कम हो जाता है, यानी कि आप इतना हाई पाउडर लिक्विड रेशो यूज़ कर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं और इतना कम लिक्विड यूज़ कर रहे होते हैं कि इनसफिशिएंट एसिड जो होता है वो अवेलेबल होता है कि वो सारे जिंक ऑक्साइड पाउडर पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट कर सके और उसे बाइंड कर सके। तो यानी कि एक लिमिट होती है जिसमें आप जो है वो पाउडर लिक्विड रेशो को इंक्रीज़ करके सीमेंट की स्ट्रेंथ की वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाउडर लिक्विड रेशो इंक्रीज़ करने से स्ट्रेंथ की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, लेकिन जब भी ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए बात की जाती है तो वहाँ पे स्ट्रेंथ से पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है वो है फिल्म थिकनेस की, कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई पाउडर लिक्विड रेशो ले लिया और थिक सीमेंट फॉर्म हो गया तो वो थिक सीमेंट सही से रेस्टोरेशन प्रोसेस या अप्लायंस को सीट नहीं होने देगा टूथ सरफेस पे या टूथ स्ट्रक्चर पे। तो वो जो ल्यूटिंग का पर्पस है यानी कि टूथ स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस या अप्लायंस को ज्वाइन करने का वो पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए हमेशा लो पाउडर लिक्विड रेशो लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सीमेंट को आपने मिक्स करना है एज थिक एज क्लिनिकली प्रैक्टिकल, यानी कि उसकी बाकी की प्रॉपर्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए जितना प्रैक्टिकली आप उसे थिक मिक्स कर सकते हैं उतना करना होता है, चाहे आप उसे कैविटी लाइनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैविटी बेस के लिए या ल्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए। अब आ जाते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट की दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी और इरोजन पे। तो जो सॉलिबिलिटी और इरोजन की प्रॉपर्टी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम ल्यूटिंग एप्लीकेशन की बात करते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट की, क्योंकि कैविटी लाइनिंग और कैविटी बेस के लिए अगर जिंक फॉस्फेट सीमेंट को यूज़ कर रहे हैं तो वो तो कैविटी के अंदर चला जाता है और उसके ऊपर जो है वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, फिलिंग मटीरियल आ जाता है। तो ये जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट है जिसे आपने कैविटी लाइनर या एज ए कैविटी बेस यूज़ किया है वो तो ओरल इन्वायरमेंट या ओरल कैविटी के इन्वायरमेंट से एक्सपोज ही नहीं हो रहा होता। तो सॉलिबिलिटी और इरोजन की प्रॉपर्टी तब इंपॉर्टेंट होती है जब हम बात करते हैं कि जब हम जिंक फॉस्फेट सीमेंट को यूज़ करते हैं ल्यूटिंग पर्पस के लिए, यानी कि रेस्टोरेशन अप्लायंस या प्रोसेस को जब भी आप ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ डेंटल सीमेंट में, तो आप ये देख सकते हैं कि डेंटल सीमेंट की लेयर यानी कि डेंटल सीमेंट की थिकनेस को शो कर रहा है। तो ये जो सीमेंट की थिकनेस वाला एरिया होता है यानी कि ये एरिया जो होता है जो कि जहाँ पे सीमेंट प्रेजेंट होता है, डेंटल सीमेंट प्रेजेंट होता है जैसे आपने ल्यूटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया है, ये बहुत ज़्यादा सब्सेप्टेबल होता है सॉलिबिलिटी और इरोजन से, क्योंकि ये एक्सपोज हो रहा होता है ओरल कैविटी या ओरल इन्वायरमेंट से। तो जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है इसकी स्मॉल सॉलिबिलिटी होती है वाटर में, यानी कि ये सॉलिबलाइज हो सकता है, इसकी सॉलिबिलिटी की वैल्यू यानी कि स्मॉल सॉलिबिलिटी स्लाइटली सॉलिबल ये होता है वाटर में। तो ये जो सीमेंट का ल्यूट मार्जिन होता है यानी कि ये जो सीमेंट होता है ये अप्लायंस और प्रोस्थेसिस या रेस्टोरेशन को टूथ स्ट्रक्चर से ज्वाइन करता है, यानी कि दो हार्ड सर्फेसिस को ज्वाइन कर रहा होता है। तो ये हमेशा एक वीक लिंक होता है, एक तो ये एक्सपोज भी होता है ओरल कैविटी के एनवायरनमेंट से, तो सॉलिबिलिटी, इरोजन, एब्रेजन के चांसेस होते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे सीमेंट जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है तो स्ट्रक्चर और अप्लायंस या प्रोसेसेस या रेस्टोरेशन के बीच में, अगर यहाँ पे ये सीमेंट जो है वो सॉलिबलाइज होना शुरू हो जाए, यहाँ पे इरोजन होना शुरू हो जाए या यहाँ पे एब्रेजन होना शुरू हो जाए, तो दो चीज़ें होती है। एक तो जो ये गैप बन जाता है यहाँ से सीमेंट लॉस हो जाता है सॉलिबिलिटी की वजह से, चाहे इरोजन की वजह से चाहे एब्रेजन की वजह से। जब सीमेंट लॉस हो जाता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो ये जो अप्लायंस रेस्टोरेशन या प्रोसेस से इसकी रिटेंशन लॉस हो जाती है। रिटेंशन लॉस होने का मतलब ये कि ये उस टूथ स्ट्रक्चर से बॉन्ड नहीं रहता है, इसके डिस्प्लेस होने के चांसेस, इसके हिलने के चांसेस या टूथ स्ट्रक्चर से रिमूव होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। या फिर जो ये स्पेस फॉर्म होती है
जहाँ से डेंटल सीमेंट या सीमेंट जिसे आपने ल्यूटिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किया था वो सॉल्युबलाइज हो गया है, इरोड हो गया है या एब्रेड हो गया है, तो वहाँ पे स्पेस बन जाती है और वहाँ पे सेकेंडरी कैरीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए जो ये जिंक फॉस्फेट सीमेंट होते हैं इनकी भी स्मॉल सॉल्युबिलिटी होती है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, ये इरोड भी हो सकते हैं। इनकी इरोजन की वैल्यू जो है वो 1 मिलीमीटर पर आवर होती है, यानी कि पॉलीकार्बोजाइलेट सीमेंट से कम होती है, लेकिन ग्लास आइनोमर सीमेंट से ज़्यादा होती है जिंक फॉस्फेट सीमेंट की इरोजन की वैल्यू। तो यानी कि इनमें इरोजन और सॉलिबिलिटी के चांसेस होते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट में। इसके बाद आ जाते हैं इरिटेंट इफेक्ट पे। फॉस्फेट सीमेंट का ये कंसिडर किया जाता है कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट का इरिटेंट इफेक्ट होता है पल्प में। फॉर एग्जांपल कि ये टूथ स्ट्रक्चर है, उसमें ये कैविटी है और ये कैविटी जो है वो आपके पास इस तरह से आपने यहाँ पे इसकी बेस में ये पल्प है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने कैविटी लाइनर दिया है जिंक फॉस्फेट सीमेंट का, यानी कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को एज अ कैविटी लाइनर दिया है कैविटी की बेस पे। तो जो जब भी आप जिंक फॉस्फेट सीमेंट को प्लेस करते हैं एज अ कैविटी लाइनर या कैविटी बेस, जैसे ही आप इसे प्लेस करते हैं तो उस वक्त सेट नहीं हुआ होता, तो सेट होने से पहले उस टाइम पे जब आपने इसे अप्लाई किया है कैविटी में, तो जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है उसकी जो पीएच की वैल्यू होती है वो 2 से 4 होती है। तो पहले जो था वो ये कंसिडर किया जाता था कि जितने भी एसिड्स होते हैं, स्पेशली फॉस्फोरिक एसिड जो कि एक बहुत ही कंसनट्रेटेड एसिड है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका ये कंसिडर किया जाता था कि जो एसिड्स होते हैं ये डेंटिन को भी डैमेज कर सकते हैं और पल्प को भी डैमेज कर सकते हैं। अब ये जो ट्रेंड है अब ये चेंज हो गया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि उस वाले लेक्चर में जिसमें हमने पढ़ा था कि रेजिन बेस्ड मटेरियल्स किस तरह से तो स्ट्रक्चर से ज्वाइन होते हैं, कंडीशनिंग, एसिड एचिंग। तो उसमें अब हमने ये पढ़ा था कि जो पल्प है और जो डेंटिन है वो आराम से एसिड को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन जब पहले जिंक फॉस्फेट सीमेंट यूज़ होते थे तो उस वक्त ये बात इतनी ज़्यादा जो थी वो कंसिडर की जाती थी। उस वक्त ये कंसिडर किया जाता था कि जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है डेंटिन और पल्प को, क्योंकि लो एसिडिटी की वजह से ये पल्प को डैमेज कर सकता है और पल्प जो है और डेंटिन है ये एसिड को टॉलरेट नहीं कर सकते। लेकिन अब ये निगेट हो गया है, अब ये होता है कि डेंटिन और पल्प आराम से एसिड को टॉलरेट कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड को भी आराम से जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अभी भी बहुत से जो है वो एक्सपर्ट्स या क्लिनिशियंस या साइंटिस्ट ये कंसिडर करते हैं कि जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है इसे आप डीप कैविटीज़ में, यानी कि ऐसी कैविटी जो कि डेंटल पल्प से क्लोज होती है, उसमें आप इसे एज अ कैविटी लाइनर और कैविटी बेस यूज़ नहीं कर सकते फॉस्फोरिक एसिड की प्लेसमेंट की वजह से, या इसमें फॉस्फोरिक एसिड जो प्रेजेंट होता है इस जिंक फॉस्फेट सीमेंट में उसकी वजह से आप इसे नहीं प्लेस कर सकते, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड डेंटल ट्यूब्यूल्स के थ्रू डेंटल पल्प में जा सकता है और उसको डैमेज कर सकता है। तो उन एक्सपर्ट्स और क्लिनिशियंस का कहना ये है कि सबसे पहले कैविटी में कोई दूसरा लाइनर प्लेस करें जो कि ज़्यादा बायोकम्पैटिबल हो, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या जिंक ऑक्साइड इथेनॉल है, जो कि अब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहले आप उनकी बहुत ही थिन सी लाइनिंग दें, देन उसके ऊपर जिंक फॉस्फेट सीमेंट की लाइनिंग दें, एंड देन उसके ऊपर आप जो है वो अपना फिलिंग मटेरियल प्लेस करें। डीप कैविटीज़ में ये रिकमेंड किया जाता है, ये जो है वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं अब जिंक फॉस्फेट सीमेंट के लिए कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट को डीप कैविटीज़ में एज अ लाइनिंग जो है वो यूज़ नहीं किया जाए। अगर करना भी है तो पहले एक सब लाइनिंग दे, यानी उसके नीचे भी एक बहुत थिन सी लाइनिंग दे किसी मोर बायोकम्पैटिबल मटेरियल की, एंड देन जिंक फॉस्फेट सीमेंट को दें। इसी इरिटेंट इफेक्ट की वजह से, जो कि कंसिडर किया जाता है कि इसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है ये इरिटेट कर सकता है पल्प को। इसके बाद ये होता है कि जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है इसके पाउडर में फ्लोराइड सॉल्ट भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो जो जेड जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है ये फ्लोराइड जो है वो रिलीज़ कर सकता है, और फ्लोराइड का जो है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है सराउंडिंग टीथ में। लेकिन ये जो फ्लोराइड रिलीज होता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट में ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिलिकेट और ग्लास आइनोमर सीमेंट। और थर्मल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो ये जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है इसकी एडिक्वेट थर्मल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छा थर्मल इंसुलेटर होता है। इसे आराम से आप अमेल्गम रेस्टोरेशन के बीनीथ भी जो है वो एज अ कैविटी लाइनर दे सकते हैं। तो ये थर्मल स्टिमुलाई को आगे पल्प में या डेंटिन में ट्रांसफ़र नहीं करता। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी और डिफ्यूजिविटी की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोज होती है तो स्ट्रक्चर से। और एसिड की प्रेजेंस की वजह से, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि इसकी एसिडिक नेचर होती है, फॉस्फोरिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, इसकी लो पीएच की वजह से कि एक बहुत अच्छा केमिकल बैरियर नहीं बनाता, ये कंसिडर किया जाता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट के बारे में। और दूसरा ये जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है, ये जो सेट मटेरियल होता है इसका कलर ओपेक होता है,
किसकी वजह से? जो अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड पाउडर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से जो सेट जिंक फॉस्फेट सीमेंट होता है इसका कलर ओपेक होता है। तो इसलिए ये जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट होते हैं इन्हें बहुत ज़्यादा एस्थेटिक जो रेस्टोरेशंस होती हैं जो कि पोर्सलिन से बनी हुई होती हैं, जिरकोनिया से बनी हुई होती है, ईमैक्स से बनी हुई होती हैं, उनके बीनीथ यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि वो इतने ज़्यादा टूथ कलर मैचिंग होते हैं, इतने ट्रांसल्यूसेंट होते हैं कि उनके नीचे से ये ओपेक जिंक ऑक्साइड जिंक फॉस्फेट सीमेंट जो है वो शो हो रहा होता है। तो इसीलिए जो है वो उन रेस्टोरेशंस के नीचे जो कि बहुत ज़्यादा हाईली एस्थेटिक होती हैं, पोर्सलिन, जिरकोनिया, ईमैक्स, उनके बीनीथ जो है वो जिंक फॉस्फेट सीमेंट को एज अ ल्यूटिंग एजेंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। बायोकम्पैटिबिलिटी इसकी जो है वो क्वेश्चनेबल कंसिडर की जाती है फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि ये कंसिडर करते हैं कि अगर आप इसे तुद स्ट्रक्चर में या कैविटी में प्लेस करते हैं तो ये जो एसिड होता है ये डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो है वो पल्प में जा सकता है और पल्प को जो है वो इरिटेट कर सकता है। और पीएच जो होती है सीमेंट की लिक्विड की अगर बात करें, जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट का जो लिक्विड होता है उसकी पीएच 2 है। मिक्सिंग के 3 मिनट्स के बाद इसकी पीएच यानी कि जब आप इसे कैविटी में प्लेस कर रहे होते हैं या फिर जब आप इसे ल्यूटिंग का पर्पस परफॉर्म कर रहे होते हैं तब इसकी पीएच 4.2 होती है। 1 आवर के बाद इसकी पीएच 6 है और 48 आवर्स के बाद इसकी पीएच जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, 7 हो जाती है। क्लिनिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट को एज अ ल्यूटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है, कैविटी लाइनर और कैविटी बेस के तौर पे यूज़ किया जाता है और टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट को। अब इसके बाद आ जाते हैं जो इस सीमेंट बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड की कैटेगरी में जो दूसरा सीमेंट आता है वो है सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट। तो सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट को बेसिकली कंसीडर किया जाता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट और सिलिकेट सीमेंट का हाइब्रिड। ये भी जो सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट होता है ये पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में आता है। पाउडर में आपके पास प्रेजेंट होता है जिंक ऑक्साइड भी और सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास भी, और लिक्विड में प्रेजेंट होता है एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड विद बफर्स। इसीलिए इसे कहा जाता है सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट का एंड को कि ये जिंक फॉस्फेट और सिलिकेट सीमेंट्स का बफर है, क्योंकि इसके पाउडर में जिंक ऑक्साइड भी प्रेजेंट है और एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास भी प्रेजेंट है और लिक्विड में एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड है। तो जब पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो एसिड बेस रिएक्शन होता है और जिंक और एल्युमिनियम फॉस्फेट सॉल्ट्स जो हैं वो बनते हैं जिन्होंने इनक्लोज किया हुआ होता है या फिर कवर किया हुआ होता है अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड एंड ग्लास पार्टिकल्स को। यानी कि जब भी पाउडर एंड लिक्विड को आप मिक्स करते हैं तो जिंक ऑक्साइड और सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट ग्लास फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिंक एंड एल्युमिनियम फॉस्फेट सॉल्ट्स बनते हैं। और ये जो जिंक एंड एल्युमिनियम फॉस्फेट सॉल्ट्स होते हैं इसके मैट्रिक्स में एम्बेड हुए होते हैं अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड और ग्लास पार्टिकल्स। ये जो होते हैं सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट्स, इनकी हायर स्ट्रेंथ होती है जिंक फॉस्फेट सीमेंट से और इनकी सॉल्युबिलिटी भी लोअर होती है और ये फ्लोराइड भी रिलीज करते हैं इन्हें। और इनका जो प्राइमरी फंक्शन या प्राइमरी एप्लीकेशन है डेंटिस्ट्री में सिलिकोफॉस्फेट सीमेंट की वो ये है कि इन्हें टेम्पररी फिलिंग मटेरियल के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं सीमेंट बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड की कैटेगरी में जो लास्ट सीमेंट आता है कॉपर सीमेंट उसको। तो कॉपर सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है जिंक फॉस्फेट सीमेंट से। ये भी पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में डिस्पेंस किया जाता है। इसका डिफरेंस ये होता है कि कॉपर सीमेंट के पाउडर में जिंक ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है और ब्लैक कॉपर ऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है और लिक्विड जो है वो सेम होता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट की तरह, यानी कि इसमें भी एक्वा सोल्यूशन ऑफ फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। कॉपर सीमेंट और जिंक फॉस्फेट सीमेंट में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो कॉपर सीमेंट होता है उसकी ब्लैक अपीयरेंस होती है कॉपर ऑक्साइड की वजह से और कॉपर ऑक्साइड की ही वजह से इसका बैक्टीरियासाइडल इफेक्ट होता है जो कि इससे डिफ्रेंशिएट करता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट से। तो ये जो कॉपर सीमेंट होते हैं इन्हें यूज़ किया जाता है डेसिडुअस टीथ की फिलिंग के लिए, जहाँ पे सारी कैरीज को रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता, तो जितनी कैरीज रिमूव कर सकते हैं वो रिमूव करते हैं एंड देन कॉपर सीमेंट को एज अ फिलिंग मटेरियल प्लेस कर देते हैं, क्योंकि एक इनका जो है वो बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट होता है, बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट होता है, एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट होता है। दूसरा जो है वो कॉपर सीमेंट को यूज़ किया जाता है ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस की सीमेंटेशन के लिए। और एक और एप्लीकेशन जो बुक में बताई हुई है इन्होंने वो ये है कि मैक्सिलोफेशियल जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनके दौरान एक कास्ट सिल्वर कैप स्प्लिंट लगाया जाता है, उसकी भी सीमेंटेशन के लिए इस कॉपर सीमेंट को ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड का लेक्चर एंड होता है। आई होप कि आपको ये लेक्चर हेल्प करेगा समझने में सीमेंट्स बेस्ड ऑन फॉस्फोरिक एसिड की कैटेगरी में जितने भी सीमेंट्स आते हैं जिंक फॉस्फेट, सिलिकोफॉस्फेट और कॉपर सीमेंट को समझने में।